In 2011 I lost a brother. Let's say अकाउंट में एकदम 0 दिरहम है, कहीं से भी रैंडमली आपको अगले दिन अनएक्सपेक्टेड पैसे आ जाते थे. और माइंडसेट 2020 से पहले क्या था और रिलीजियस कैसे बने? आई रियलाइज कि मैं जिस तरीके से जी रहा हूँ उस तरीके से जीकर कुछ मुझे मिलने वाला नहीं है. कभी ऐसा नहीं हो किसी ने आपका इस चीज के लिए फायदा उठाने की कोशिश करी हो? ये तो होता रहेगा. मेरे पास खाने के पैसे नहीं है एंड आई यूज्ड टू ईट 1 टाइम अ डे. वहाँ पे लोग ना ऐसे खाना रख दिया करते थे, मेरे पास होता था, आई वुड हैव ईटन दैट. सबसे बड़ा जो स्किल है वो है पीपल मैनेजमेंट. इस स्किल को कोई कैसे इंप्रूव कर सकता है? जस्ट बी अ गुड ह्यूमन. इंडिया में आई डोंट नो, जो भी रियल एस्टेट को फॉलो करता है सब जानते हैं वो. हाँ. तो हाउ दिस रेवोल्यूशन कम? तो मैंने स्क्वायर यार्ड्स सब ज्वाइन करा जब स्क्वायर यार्ड्स 1-1.5 साल का था. So I could see the company growing from ground up to where the company is. Because of all of this, I became someone who could run a business. अब अकाउंट में एकदम 0 दिरहम है. No one else believed in Revo. भाई से पैसा उधार लिया, क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर दिए. I had a car. मैंने वो कार बेची थी स्क्रैप में. And then second, I call Revo a miracle company. आपको अगले दिन अनएक्सपेक्टेड पैसे आ जाते थे. And the best part is 80-90% of the people who joined Revo in the beginning, they are still with us today. जब आप जाके किसी अच्छी नीयत से कोई आप अच्छा काम कर रहे हो, God is supporting you. जो सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली में परेशानी का, रोने वाला दिन था, वो सबसे ज़्यादा खुशी का दिन बन गया. 0 और 1 वाला फंडा है कि या तो आप किसी चीज़ में मत घुसो, पर अगर आप उसमें घुस गए ना, then you keep on trying and you give up only if you see it impossible. So for example, मेरा सोशल मीडिया आज के टाइम में भी क्रैक नहीं हुआ because I'm talking in English. Yes. And I cannot be my honest self on social media क्योंकि मैं बहुत बकवास आदमी हूँ. लोग मेरी कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे मेरी देखकर. वेलकम एवरीवन टू द पॉडकास्ट. जब भी हम दुबई रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रेवो रियल्टी का नाम सामने आता है एंड रेवो रियल्टी के फाउंडर फरहान भाई हमारे साथ है इस पॉडकास्ट पे. हेलो फरहान भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू. ठीक है, तो फरहान भाई, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आप दुबई आए कब थे? मैं दुबई सबसे पहले आया था 2013 में. ओके. मेरा MBA था एंड MBA वाज अ डुअल कंट्री प्रोग्राम जिसमें 1 साल दुबई में था और दूसरा साल IMT गाजियाबाद में. अच्छा. ओके. और फिर वहाँ से क्योंकि मैं 1 साल दुबई रह चुका था और मैंने यहाँ की लाइफ देख ली थी एंड आई रियली लव्ड इट एंड आई रियली एंजॉयड इट. और दूसरा ये था कि यहाँ पे टैक्स नहीं है. सो इंडिया में जब when you get a job you have to pay so much of taxes and then the infrastructure that you get for paying that much of taxes does not look like कि अच्छा ये value for money वाली चीज़ है. Correct. और दुबई में without any tax you get really good life, really good infrastructure. So you feel like you get value for your efforts and value of your money. तो तभी से माइंड में था कि अच्छा अगर जॉब करनी है तो दुबई में ही करनी है. अच्छा. एंड देन नेक्स्ट जब कैंपस प्लेसमेंट्स हो रहे थे, देयर आर मल्टीपल कंपनीज विच वर कमिंग. और हमारे कॉलेज में ये था कि इफ़ यू आर प्लेस्ड वंस यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अनदर जॉब. तो आई वाज वेटिंग, अच्छा दुबई बेस्ड अपॉर्चुनिटी कोई आती है, दुबई बेस्ड अपॉर्चुनिटी कोई आती है. एंड देन दिस कंपनी केम एंड आई वाज लाइक अच्छा अब तो मुझे इसी में जाना है. एंड देन दिस कंपनी वाज स्क्वायर यार्ड्स एंड आई जॉइंड देम इन 2015 एंड आई वर्कड विद देम फॉर 6.5 years. स्क्वायर यार्ड्स में आप गए एंड वी नो इट वाज अ स्टार्टिंग फेज इन दुबई दैट टाइम. तो स्क्वायर यार्ड्स में आपको क्या देखने को मिला? इनिशियल फेज में उनकी क्या स्ट्रगल थी जो आपने देखा? So, if I were to talk about one of the best decisions of my life, I think it was joining Square Yards. क्योंकि मैंने Square Yards सब ज्वाइन करा जब Square Yards 1-1.5 साल का था. Yes. So I could see the company growing from ground up to where the company is, and they are currently they are about, if they have not already crossed, they are about to cross $1 billion valuation. So I have seen that company grow, and I have seen the work ethics, and I have seen how to drive a company to make it grow. So स्टार्टिंग अगर मैं फेस की बात करूँ, व्हेन वी स्टार्टेड वी हैड रिलेटिवली वेरी स्मॉल ऑफिस एंड व्हेन आई जॉइंड स्क्वायर यार्ड्स वी वर अ 20 people team in Dubai. Okay. When I left Square Yards, the team in Dubai was almost 300 people. Okay. So I had seen the journey of leaders scaling or people scaling themselves and their teams and growing, and more importantly bringing system and processes in place to run the company. So वो mindset उससे समझ में आया कि अच्छा it is not only about people. It's also about system and processes, because people can leave but system and processes will always stay with you. Yeah. Okay. So all of that plus the work ethics that they gave me, जो खून में एक मेहनत वाली चीज़ आ गई है, अच्छा आपको 12, 13, 14, 15 घंटे काम करना है, all of that has been beneficial and I use all of that. And because of all of this, I became someone who could run a business. Okay. And then something happened in my life. I became religious. And when I became religious, I realized कि मैं जिस तरीके से लाइफ जी रहा हूँ उस तरीके से लाइफ जीकर कुछ मुझे मिलने वाला नहीं है. And I was, alhamdulillah, with the blessings of God, I was really successful in Square Yards. I was their youngest vice president, youngest P&L leader. I mean, everything that you could get in that company, I already had that. And I was making good amount of money and my life was good. I was successful. I was not happy. I had that hole in my life which
आप कुछ भी कर लो, अच्छा अगला प्रमोशन मिल गया, अच्छा सैलरी बढ़ गई, अच्छा बैंक में पैसा आ गया, वो होल नहीं भर रहा था. एंड व्हेन आई बिकेम रिलीजियस आई रियलाइज कि यार ये होल जो है ना वो तब भरेगा जब आप अपने से बड़ा कोई काम करोगे, जब आप अपने से बड़ी कोई चीज़ करोगे, जब ये लाइफ जो है ना आप किसी अच्छे पर्पस, किसी बड़े पर्पस, किसी डिफरेंट पर्पस के लिए जियोगे. एंड देन आई डिसाइडेड कि यार मुझे ये सब छोड़ के ना आई वॉन्ट टू गेट इनटू चैरिटी. ओके. एंड आई वॉन्ट टू डू रन अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन. अब जब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है तो स्टार्ट करनी है. अब जब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन आप रन करते हो, आप कैसे रन करते हो? यू गो एंड यू नीड सम डोनर्स, यू आस्क पीपल फॉर मनी. आई एम समवन हु इज वेरी बैड एट आस्किंग पीपल फॉर मनी. इवन इफ यू ओ मी 1 million dirham, आई विल थिंक 3-4 times बिफोर आस्किंग यू फॉर मनी. सो आई रियलाइज कि यार ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा. देन आई आस्क्ड टू माई सेल्फ, ओके फरहान, व्हाट आर यू गुड एट? ओके, यू आर गुड एट रियल एस्टेट. Are there any companies which are running this charitable model in real estate? The answer was no. Then why don't you start it? And that is how I came to the conclusion कि चलो मुझे अपना खुद की I have to start a company which is in real estate but which is centered around charity model. तो मेरे एक क्वेश्चन है, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल अल्टीमेट होती है और अपनी कंट्री में आपके लिए तो और डबल होगी. तो मैं भी एक बिजनेस हूँ, अब मैं स्ट्रगलिंग फेज पे हूँ, तो मैं तो इससे आदत में हूँ. चैरिटी तो छोड़ो, मैं तो ये सोचता हूँ मैं खाने के पैसे कहाँ मिलेंगे. तो उस टाइम पे क्या माइंडसेट था कि मैं अब चैरिटी देखूँ, बिजनेस को देखूँ, तो दोनों बहुत अलग चीज़ है. और उस टाइम पे कैसे आप कोप अप कर रहे थे? माइंडसेट क्या था? क्योंकि माइंडसेट सबसे ज़रूरी है ऐसे टाइम पर. अच्छा, ऐसे टाइम पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो है फेथ. I could go through that time. So there was a time in my life from October of 2021 to March of 2022. For those 6 months, I used to eat 1 time a day. फॉर दो 6 months ऐसा होता था मेरे पास खाने के पैसे नहीं है. एंड आई वुड फील, मैं वॉक करके घर जाता था, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर. एंड रास्ते में ना रेस्टोरेंट थे और एक एरिया ऐसा पड़ता है जो काइंड ऑफ जहाँ पे ना जंगल, मतलब जंगल नहीं बट कह सकते हो एक तरह का वो है. तो वहाँ पे लोग ना ऐसे खाना रख दिया करते थे कि वहाँ पे वो बर्ड्स वगैरह आएंगी, खाना खा लिया करेंगी. आई यूज्ड टू लुक एट दैट फील एंड इमेजिन कि यार ये खाना लोगों ने ऐसे फेंक दिया है, मेरे पास होता तो आई वुड हैव ईटन दैट. सो आई हैड गॉन थ्रू दैट फेज. और मेरे साथ जो स्टार्टिंग में 4 लोग थे, अहमद वुड ऑल्सो नो, देयर इज अ रेस्टोरेंट पैरागॉन इन डीकॉम. वहाँ पे मैं और मेरे साथ जो 4 लोग थे, हम 5 लोग 22-23 दिरहम में खाना खाया करते थे. सो वहाँ पर आपको 1.25 दिरहम की एक रोटी मिलती है और आपको 8 दिरहम की या 10 दिरहम की ग्रेवी मिलती है. सो हम एक नॉन वेज ग्रेवी ऑर्डर करा करते थे 10 दिरहम की और एक वेज ग्रेवी ऑर्डर करा करते थे 8 दिरहम की. और उसमें फ्री आपको ग्रेवी रिफिलिंग है. तो हम वो उनसे बार बार मंगवाया करते थे. हमारी शक्ल देखता था, हम बोलते थे ले आओ. और 5 रोटी मंगाया करते थे. 23-24 दिरहम में खाना आया करता था. 5 of us used to eat. अब उस फेज से मैं जा पाया बिकॉज आई हैड दैट बिलीव इन गॉड कि अगर मैं, इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिज पीपल, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी. अगर मेरा हमेशा से माइंड सेट है कि यार आप या तो खुद ये सोचो कि यार मैं I take care of myself, or you are like, okay, let me take care of what God wants me to do, and God will take care of me. So if you have this mindset that let me take care of what God wants me to do, God will automatically take care of me. और आपका faith है 100% कि यार ऊपर वाला मेरा, he will take care of me, then you can go through any hard struggle in life. मेरा तो there was a time because I was eating less. शूज़ भी अच्छे थे कि एक का सोल वो टूटा हुआ था. तो जब मैं चलता था ना, तो चल के अगर आप गलत शूज़ पे चल रहे हो ना, आपका मेरा नी पेन स्टार्ट हो गया था. सो आई यूज्ड टू हैव क्रेजी नी पेन. और खाना नहीं खा रहा हूँ, कैल्शियम की और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई थी बॉडी में. इट वाज अ रियली बैड टाइम. बट व्हेन आई लुक बैक एट दैट टाइम, आई डोंट फील बैड. क्योंकि उस टाइम पे बिकॉज आई वॉज रियली कनेक्टेड एंड आई वॉज रियली रिलीजियस, एक्सट्रीमली रिलीजियस, आई हैड दैट कंटेंटमेंट कि यार नहीं, ऊपर वाला है, वो देख रहा है, ही विल टेक केयर ऑफ मी. तो यहाँ पर ये फेथ आपके अंदर है, बट टीम के अंदर फेथ कैसे ट्रांसफर होगी? पैसे तो दिख नहीं रहे अभी. तो इस पे टीम कैसे टिकी रही आपके साथ? Very interesting point. So I think I have been blessed with some really good people, and the best part is 80-90% of the people who joined Revo in the beginning, they are still with us today. Yes. And they joined Revo when no one else believed in Revo. Harry was the first person to join. So मैंने ना कभी भी लोगों को पैसे के लिए अट्रैक्ट करा ही नहीं. अगर मैं किसी के साथ इंटरव्यू में बैठ रहा हूँ, my first question to them is, we have the least commission structure in the industry because a part of our revenue is going towards charity. तो हमारा जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो चाहे कंपनी के लिए हो, चाहे मेरे लिए हो, चाहे एम्प्लॉय के लिए हो, we have the least commission structure. So I tell this to the people कि अगर आपको रेवो ज्वाइन करना है, आपको विजन के लिए ज्वाइन करना है, that this is the only charitable real estate model in Dubai right now. So Harry was the first person who joined, and I could convince him because there was no other model which was running like this.
सेकंड, बाकी भी जो लोग थे उन्होंने ज्वाइन करा बिकॉज दे हैड वर्कड विद मी इन द पास्ट एंड दे आल्सो बिलीव्ड इन दिस कि यार अगर हम जाके कुछ अच्छा करेंगे द ऊपर वाला गॉड विल टेक केयर ऑफ अस. सो I have all the people that I have had, they are also religious. And then second, I call Revo a miracle company. So many miracles have happened with us. So अगर मेरे साथ हो रहा होता ना, then anyone could have come and said कि यार ये coincidence है, ये बंदा miracle बोल रहा है. मेरे साथ 2-3 बार हुआ. और ऐसा होता था कि let's say आप अकाउंट में एकदम 0 दिरहम है या 2-3 दिरहम है, 4-5 दिरहम, मतलब सिंगल डिजिट में पैसे आ गए हैं. कहीं से भी रैंडमली आपको अगले दिन अनएक्सपेक्टेड पैसे आ जाते थे. मेरे साथ जब 2-3 बार हुआ तो आई टोल्ड दिस टू हैरी. मैंने कहा हैरी यार ऐसा हो रहा है. आई वांटेड टू, पहली बार होता नहीं बोला, दूसरी बार हुआ नहीं बोला, तीसरी बार हुआ नहीं बोला, चौथी बार मैंने हैरी को इन्फॉर्म करा. मैंने बोला हैरी देख अभी पैसे खत्म होने वाले हैं, मे बी वी विल गेट सम मोर मनी. दिस हैज हैपेंड 3 times. चौथी बार हो गया. एंड देन नेक्स्ट टाइम आई इन्वॉल्व द अदर 3 more people कि यार देखो ऐसा हो रहा है हमारे पास, जब भी पैसे खत्म होने वाले होते हैं ना तो हमारे पास अगले दिन पैसे आ जाते हैं. अब देखो आज पैसे खत्म हो रहे हैं, टुमारो वी विल गेट मनी. ऐसा हो गया. नेक्स्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कशन करा, अब पैसे नहीं आ रहे हैं, 330 दिरहम थे मेरे अकाउंट में उस टाइम. तो डिस्कशन करा अच्छा क्या करते हैं, किसी के पास पैसे नहीं है. मेरी टीम में सैफू है, मैंने सैफू के अकाउंट में 300 दिरहम ट्रांसफर करे. मैंने बोला सैफू ये 300 दिरहम जो है ये कैश विड्रॉ करो, कन्वर्ट कराओ, 4 लोगों में 75 दिरहम ट्रांसफर कर दो. उस टाइम 75 दिरहम वाज अ बिग अमाउंट बिकॉज पीपल कुड बाय ग्रोसरीज फॉर द नेक्स्ट 10 days इन 75 दिरहम्स. ये 75 4 लोगों में डिवाइड करे, 30 दिरहम मेरे पास थे. अगले दिन वी गॉट कमीशन. सो एंड व्हेन पीपल सॉ दीज मिरेकल्स हैपनिंग विद अस, दे ऑटोमेटिकली गॉट दैट बिलीव कि यार जब आप जाके किसी अच्छी नीयत से कोई आप अच्छा काम कर रहे हो, गॉड इज सपोर्टिंग यू. सो आई फील टुडे वी आर सक्सेसफुल नॉट बिकॉज के हमारे पास कोई क्रेजी आइडिया है, कोई रिवॉल्यूशनरी वर्क मॉडल है, या हम दुबई रियल एस्टेट में बेस्ट कंटेंट बनाते हैं. टुडे वी आर सक्सेसफुल बिकॉज वी आर डूइंग व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू. And when you do that and when God is your partner in the business, your business is supposed to succeed, is bound to succeed. या तो आपने भी बताया 2021 से 22 तक स्ट्रगलिंग था और अभी 24 ही भी खत्म नहीं हुआ. एंड आई सी मैसिव ग्रोथ इंडिया में. आई डोंट नो, जो भी रियल एस्टेट को फॉलो करता है सब जानते हैं रेवो को, इवन अक्रॉस द वर्ल्ड. अगर मैं किसी भी कंपनी का किसी से बात करता हूँ से रेवो, दे नो यू. तो हाउ दिस रेवोल्यूशन कम कि 22 तक तो स्ट्रगल था, इवन 1-1.5 साल में लोगों को भी 1-1.5 साल से ही दिख रहा है. बट हाउ दिस कम एंड टीम हायरिंग और प्रोसेस कैसे आई इतनी जल्दी, ग्रोथ इतनी फास्ट कैसे आई? ओके, सो वो बोलते ना कि उसैन बोल्ट अगर एक 10 सेकंड की रेस भाग रहा है तो लोगों का फोकस रहता है 10 सेकंड की रेस पे. उनका फोकस नहीं होता वो जो सालों की प्रैक्टिस करता है. सो बिफोर ज्वाइनिंग, बिफोर वी वर सक्सेसफुल, वी हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट. मतलब स्टार्टिंग के 20 months जो थे हमारे, दे वर लॉस मेकिंग. आई हैड अ कार, मैंने वो कार बेची थी स्क्रैप में. घर से पैसा उधार लिया, भाई से पैसा उधार लिया, क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर दिए, वो सब कर दिया. वो सारे स्ट्रगल चल रहा है. और फिर क्या होता है, बिकॉज एज आई मेंशन अर्लियर वी आर अ मिरेकल कंपनी. आइडियाज और इंस्पिरेशंस ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गए. सो वन ऑफ माई फ्रेंड ही केम टू मी, हिज नेम इज नीरज, एंड आई वाज रियली डिप्रेस्ड एट दैट डे कि यार कुछ नहीं हो रहा, आई एम नॉट सीइंग अ वे आउट. तो मेरे पास आता है, मुझे बोलता है यार ये मेरा जिम का ट्रेनर है, इसके 3 million फॉलोवर है टिकटॉक पे, ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ वीडियो अपलोड करता है. आई वाज लाइक हाँ. And then he showed me there is one more guy, see he's uploading TikTok videos and he's getting good traction. मैंने बोला यार मैं तो पोटेंशियल नज़र आ रहा है. And then I started making videos on TikTok. Major focus was TikTok. Initially people made a lot of fun. लोगों ने बोला ये पागल हो गया, लोगों ने बोला ये वाइस प्रेसिडेंट था अभी, ये क्या कर रहा है, ये he has gone mad. People used to say all of those things. मेरा सिंपल सा फंडा था, I think this can work. And अगर मैं कोई चीज़ पकड़ता हूँ ना, आई विल पुट माई 100% एफर्ट्स ऑन इट, और उसके बाद अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा, देन आई विल लीव इट. सोशल मीडिया को आई हैड गिवन 6 months कि 6 महीने तक आई एम गोइंग टू पुट इन ऑल ऑफ माई एफर्ट्स एंड देन सी हाउ इट गोज. वो एफर्ट डालता गया. देयर वाज अ टाइम आई वाज अपलोडिंग 10 videos a day, and then I started getting leads, and then when these leads converted, then my team also started believing in social media. हैरी की जो पहली वीडियो है ना, हैरी स्टार्ट करता है, फिर बोल देता है रीस्टार्ट, फिर स्टार्ट करता है, फिर बोलता है सर ये नहीं होगा, मुझसे ये रहने दो. दिस वाज हिज फर्स्ट वीडियो which I shot, and today he is one of the biggest celebrities in Dubai real estate. So once we started closing, तब को लोगों को यकीन आया अच्छा ये चीज़ काम कर सकती है. And then by a pure coincidence we found a very good guy who was a freelancer in content creation. Okay. He came on board, he started shooting videos for us, और
आई टोल्ड माई टीम, मैंने बोला रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करना, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग बिलीवर कि आप अगर प्रोसेस पे फोकस करोगे रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. सो आई टोल्ड देम फॉर 6 months डू नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट, फॉर 6 months जस्ट ट्रस्ट मी एंड मेक कॉन्टेंट. एंड दे स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टेंट. 2nd, 3rd month में हैरी का कॉन्टेंट स्टार्टेड गोइंग वायरल. And then one by one, all of their content went viral. And now the biggest reason that, alhamdulillah, that we are successful today is कि जब ये content viral गया ना, some people called me. At that time, only the company owners are making content. आप या तो आप company owner हो या एक there would hardly be any exceptions who are making content. And one of the guy told me कि यार ये जो आप इसको grow करवा रहे हो social media पे, आप इसका brand बना रहे हो, कल को आपको छोड़ के चला गया, अपना ब्रांड बना लिया तो. मैंने बोला यार मेरा पर्पस सिंपल सा है, अगर वो कल को मुझे छोड़ के भी जाता है आई एम फाइन विद इट, क्योंकि ये अगर आज ग्रो कर रहा है ना, इसके साथ कंपनी ग्रो कर रही है. सो इवन इफ टुमारो ही लीव्स द कंपनी वुड हैव ग्रोन फर्स्ट. सेकंड, मेरा पर्पस ये नहीं है कि ये बंदा मुझे बिजनेस देगा, मेरा पर्पस ये है कि ऊपर वाला मुझे बिजनेस देगा. तीसरा, वो बोलते थे कल को तुम्हारा कंपटीशन बन जाएगा ये. मैं बोलता था यार अगर कल को कोई मेरा बंदा मुझे छोड़ के मेरा कंपटीशन भी बन गया तो ऊपर वाले के पास ना लिमिटेड रिसोर्स नहीं है कि ऊपर वाले के पास 100 ही दिरहम है. कि अच्छा अगर 50 दिरहम जॉय को दे दिए तो फरहान को देने के लिए 50 दिरहम बचेंगे. ऐसा सिस्टम नहीं है ना ऊपर वाले का. ऊपर वाले के पास तो अनलिमिटेड है. ऊपर वाला फरहान को भी 100 देगा, जॉय को भी 100 देगा. सो बिकॉज ऑफ दीज बिलीव्स आई हैड दिस एनलाइटनिंग यार चलो लोगों को ब्रांड बनाते हैं. And then we started, alhamdulillah, with the help of all the blessings and all the credit goes to him, with the help of God, we started building brands out of people. And then individually we build a lot of brands. And we have, I would say, more than 10 people who have more than 100K followers on Instagram alone. Overall, we would have 20-25 people who have combined followers of more than 100,000 dirhams. और जब ये सारे individual brands बने ना, Revo automatically brand बन गया. So जनरली लोगों की अप्रोच क्या रहती है, पहले कंपनी को ब्रांड बनाओ फिर लोगों को ब्रांड बनाएंगे. नहीं, पहले लोगों को ब्रांड बनाओ, कंपनी का ब्रांड ऑटोमेटिकली बन जाएगा. एंड इफ दीस पीपल लीव इट एंड इफ दे वांट टू हैव अ बेटर कल्चर, बेटर करियर, लेट देम लीव. सो बिकॉज ऑफ दिस आई वुड से वी सक्सीडेड एंड वेयर वी आर वेयर वी आर टुडे. वन ऑफ द रीजन दैट वी सक्सीडेड वाज कि हम सब बोलते थे यार इंग्लिश में कंटेंट बनाओ, प्रॉपर्टी बायर इंग्लिश में. मैंने बोला कौन बोला भाई कि प्रॉपर्टी बायर इंग्लिश में. वी हैड अ कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच. और हमने बोला कि you have to be authentic about yourself. So for example, मेरा social media आज के टाइम में भी क्रैक नहीं हुआ because I'm talking in English. And I cannot be my honest self on social media क्योंकि मैं बहुत बकचोद आदमी हूँ. लोग मेरी कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे मेरी बकचोदी देखकर. सोचेंगे यार ये कंपनी कैसे चल रही है, ये इंसान कैसे कंपनी चला रहा है. So we ask people कि यार be authentic. हैरी को बोला हैरी इंग्लिश हिंदी में नहीं पंजाबी में कंटेंट बनाना है. हैरी ने स्टार्टिंग में इंग्लिश में बनाया बट देन ही वेरी सून रियलाइज कि पंजाबी में मच बेटर रिस्पॉन्स है. एंड देन I asked, Hamad was the first person who I asked to shoot in Malayali, and he said, "Sir, Malayali people, they don't have money, and Malayali people they don't browse a lot of social media, and Malayali people they will not buy from social media." I told him, "Just trust me and start shooting videos." He trusted me, started shooting videos, and within a month he got response. And right now the maximum amount of business which is coming in Dubai real estate from content is coming from Malayalis. Yes. And then we had a guy who started making content in Tamil. He grew very very fast. Then we had a guy who started making content. So for Bengali, one of the guy told me, "Oh no, Bengali people they don't like people who talk in Bengali because they feel like they are inferior." And he did not make content in Bengali for 2 years. Another guy came, he had no problem in making content in Bengali, and he grew like this, and he became our top performer. So a lot of the people they are like, अरे यार अगर हम अपनी लैंग्वेज में कंटेंट बनाएंगे तो लोग हमारे बारे में कम सोचेंगे, हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो लोग सोचेंगे यार ये बंदा ना टैलेंटेड नहीं है, सब पोटेंशियल नहीं है, सब प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा. इट इज कम्प्लीटली द अदर वे अराउंड. लोग आपसे कनेक्ट करते हैं जब आप उनकी लैंग्वेज में आप उनसे बात करते हो. और ये चीज इंडिया में ही ज्यादा है कि इंग्लिश को ज्यादा जोर दिया जाता है. कहीं भी आप अक्रॉस द ग्लोब चले जाओ, लोगों के फोन में भी वही लैंग्वेज होती है. बहुत ज़्यादा. इंडिया में आपकी सक्सेस मेजर ही इस चीज़ से करी जाती है कि आप इंग्लिश कितना सक्सेसफुली बोल सकते हो और कितना सक्सेसफुली नहीं बोल सकते. आपके एक्सेंट से आपको जज करते हैं. मतलब उनको तो जो ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट होता है उस पर ऑर्गेजम होता है इंडियंस को. हम लोगों मतलब इवन आई एम काइंड ऑफ बाइस्ड टुवर्ड्स एन अमेरिकन और अ ब्रिटिश एक्सेंट. वो क्योंकि स्टार्टिंग से एक सपना होता है अरे हॉलीवुड बॉलीवुड देख के हम बड़े हुए, जो भी इस एक्सेंट में बात कर रहा है वो बड़ा आदमी है. मेरे हिसाब से हम लोग ना हर टाइम वी आर चेंजिंग, वी आर इवॉल्विंग ह्यूमन बींग्स. हम हर टाइम अपना माइंडसेट अपनी आदतें चेंज कर रहे होते हैं. सो आपका जो चाइल्डहुड होता है, जब आपकी अपब्रिंगिंग होती है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो उससे तो आपका एक कैरेक्टर बनता ही है बट वो एक इवॉल्विंग कैरेक्टर है. अब लेट्स से मेरा चाइल्डहुड, माई मदर शी यूज टू ड्राइव, मतलब माई वर्क एथिक्स हैव एक्चुअली कम फ्रॉम माई मदर. ऐसा भी होता था
माई मदर, बारिश हो रही है, हम लोग रिक्शा में जा रहे हैं और इतनी बारिश हो रही है कि रिक्शा भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, और अम्मी जो है वो मैं और मेरा छोटा भाई सूफी, हम दोनों को बिठाया रिक्शा में कि नहीं चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगी। रिक्शा वाला नहीं आया। अब हम दोनों रो रहे हैं और वो स्कूल लेके जा रही है। रास्ते में क्या हो रहा है, लोग बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं तो क्या करते थे, मिट्टी उठा के मारते थे, वो उठा के मिट्टी मार रहे हैं। अम्मी बोल रही नहीं मैं फिर भी तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगी। अब ऐसा भी हुआ है कि स्कूल लेके गई है, बारिश की वजह से स्कूल बंद है। तो ये जो रिलेटिव है ना, मैं तुम्हें इनके यहाँ लेके जाऊंगी, ये पढ़ाएंगे तुम्हें आज। सो वो जो है ना कि किसी भी सिचुएशन में आपको काम पे जाना है, आपको पढ़ाई करने जाना है, वो वर्क एथिक बचपन से आया है। और उसके बाद जब मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में आया कि जहाँ पे आप 12-14 घंटे काम कर लो, आप टॉप परफॉर्मर बन जाओ कंपनी के, कोई वैल्यू नहीं है भाई। अगले महीने आप आके क्या कर रहे हो, आप और कितनी मेहनत कर रहे हो, और आपसे ज़्यादा ये बंदा मेहनत कर रहा है, तो मतलब आप कितना भी कर लो, इट इज़ ऑलवेज लेस। सो दैट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ हंगर। सो वहाँ से मुझे वो हंगर आई कि यार मैं कितना भी कर लूँ ना, वो कभी काफ़ी नहीं होने वाला। वर्क एथिक था, वर्क एथिक के साथ और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक हो गया, और वो हंगर आ गई। आज भी द रीजन दैट आई वांट टू पुश माई सेल्फ मोर एंड मोर एंड मोर, मतलब अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग 4 million ऑफ रेवेन्यू अ मंथ, फिर भी लगता है कुछ नहीं करा। ये माइंडसेट कहाँ से आया? ये माइंडसेट मेहनत करके और ऐसे एनवायरनमेंट से आया, दैट यू ऑलवेज स्ट्राइव फॉर मोर। सो ऑल्दो 70-80% हमारे वर्क एथिक्स, हमारा माइंडसेट सब कुछ बन जाता है, बट हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं स्टार्टिंग में, दैट क्रिएट्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन अवर करियर। सो स्टार्टिंग में तो इन माई ओपिनियन, अनपॉपुलर ओपिनियन, ऑल्दो आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। Canada office में 9 to 3 we have 6 hours working a day, 5 days a week, 30 working hours a week. With that being said, I am a very big believer, if someone is starting their career and if they join a startup where they have to work very very hard, overall in their life they'll be more successful than if they join a 9 to 5 job. हम कितनी भी गालियाँ दे लें ऐसे लोगों को जो वर्क एथिक्स की, हमें स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स की बातें करते हैं, बट अल्टीमेटली दैट इज अ हार्ड रियलिटी कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक बिल्ड कर लोगे अर्ली इन योर करियर, यू आर गोइंग टू बी मोर सक्सेसफुल देन इफ यू आर फोकस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। एक मेरे क्वेश्चन ये है कि मैं रियल एस्टेट एजेंसी से रेगुलर मीटिंग करता हूँ, एंड वो खासकर आपको और कंपनी को देखे कंटेंट पे स्टार्ट करिए एजेंसी, दे वांट टू डू कंटेंट, बट जो मुझे समझ आया, जो उनकी स्ट्रगलिंग फेज है, उनके जो सेल्स पर्सन है वो कंटेंट में खो जाता है। वो वीडियो सोच रहे हैं पूरे दिन, फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा दिन चला गया, सेल्स तो है ही नहीं। एट द एंड महीने में उनका टारगेट है 40 वीडियो बना दी और उनके सबकॉन्शियस में वो जीत गए, बट एट द एंड पैसा उनके पास नहीं आ रहा है। और ये कंपनी ओनर को भी नहीं समझ आ रहा और रियल एस्टेट एजेंट को भी नहीं समझ आ रहा, इस लूप में फंसे हुए हैं। तो इन लोगों का क्या, और आप कैसे इस लूप से आप कैसे निकालते हो अपने एजेंट्स को? आपका मॉडल अलग है, नो, बट स्टिल गुड क्वेश्चन। सो इट इज़ ऑल अबाउट ड्राइव, कि आप कितना ड्राइव कर रहे हो। अगर आप बात ही नहीं करोगे बिजनेस की, पाइपलाइन की, और आप लोगों को मोटिवेट ही नहीं करोगे बिजनेस उठाने के लिए, वो नहीं करेंगे आपका सो इट्स ऑल अबाउट, वो बोलते हैं ना कि कॉनकेव लेंस पे, बिना कॉनकेव लेंस के आप सूरज की रोशनी पड़ रही है, पूरे शहर पे पड़ रही है, कहीं आग लग रही नहीं लग रही, आप कॉनकेव लेंस रख दो, पेपर जल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका फोकस है। सो 2 कॉनकेव लेंस भी रख सकते हो आप ना, आप 2 रखो, आप कंटेंट भी फोकस रखो, आप सेल्स पे भी फोकस रखो, आप अपनी टीम से पाइपलाइन भी डिस्कस करो, आप अपनी टीम से टारगेट्स भी लो, उनको अकाउंटेबल भी रखो टारगेट्स को लेकर कि अच्छा आपने इतना कमिट करा था, वेयर इज द बिजनेस, ओके नहीं हुआ, कब होगा, अच्छा इस टाइम होगा, ठीक है, वी विल टॉक दैट टाइम। सो यू आर होल्डिंग देम अकाउंटेबल एंड यू आर आस्किंग देम क्वेश्चंस एंड यू आर आस्किंग देम द राइट क्वेश्चंस। सो वो सारी चीज़ें हैं, एंड देन इट इज़ ऑल्सो अबाउट द प्रोसेस। सो हमने तो पूरा प्रोसेस बिल्ड कर रखा है। एक तो कंटेंट की फैक्ट्री है, कंटेंट की फैक्ट्री से लीड की फैक्ट्री है, लीड की फैक्ट्री से वी पुश मीटिंग्स एंड देन फ्रॉम मीटिंग्स वी पुश क्लोजर्स। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप अच्छा कंटेंट और सिर्फ क्लोजर आपको पूछना है। सोशल मीडिया से हम लोग लीड्स कैप्चर करते हैं, सीआरएम में लीड्स आती हैं, आपके न्यू में लीड नहीं होनी चाहिए। न्यू के बाद आपने लीड कहाँ पे डाली, फॉलोअप में डाली, एफटीओ प्लान में डाली, कहाँ पे डाली, अच्छा एफटीओ प्लान में जो मीटिंग हुई नहीं हुई, अच्छा अगर मीटिंग हो गई तो वेयर इज अ क्लोजर। सो वो पूरा पाइपलाइन ट्रैक करके, पूरा पाइपलाइन देख कर लोगों को ड्राइव करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और काफ़ी सारी दिक्कत जो होती है ना, बहुत सारे कंपनी ओनर्स इंडिविजुअल परफॉर्मर्स होते हैं, उनको लगता है उन्होंने रियल एस्टेट में सक्सेसफुल हैं, सो दे कैन बिकम company owners. Yes. I was reading this I'm currently reading this very interesting book called as E-Myth. It talks about कि आपको बिजनेस रन करने के लिए 3, you just don't have to be a performer, you have to be, so performer मतलब परफॉर्मर को उन्होंने बोला टेक्नीशियन, कि आपको टेक्निक आती है रियल एस्टेट की। Being a technician is not enough. You have to be a manager. Manager, by manager they mean a good leader who can lead people, and also an entrepreneur who can think, plan, and vision big and execute big. So if you are someone who only knows real estate, and if you want to run a real estate company and expecting that you will be successful like that, you know, you cannot be. You need to be a good leader as well as a good entrepreneur who can execute, envision,
something and execute it. ओके तो मैंने देखा था आप गैरी वी से भी मिले हुए हो, तो गैरी वी और आपका क्या इंटरेक्शन रहा था ये बताओ. Gary Vee से मैं नहीं मिला. Ahmed from my team he met Gary Vee. So there was this exhibition, kind of an event where Gary Vee was there, and he believes so much on social media, and he keeps on convincing people that believe in social media. And at that time, a lot of people in Dubai real estate did not believe in social media. At that time, Ahmed from the team, he took the mic and he told Gary that 95% of our business leads is coming from social media. And then it was like, oh, this is what I have been talking about. And he asked Ahmed, I did not hear you. Can you repeat it one more time? And Ahmed repeated the very same sentence. That 95% of our business and leads are coming from social media, Instagram, Facebook, TikTok. And then he said, hold on, one more time. Can you repeat that, please? And then he repeated it for the third time. So it was like we were resonating the message that Gary was trying to give. And since that time, a lot of companies and brokers have started making content. Yes. अब तो दुबई मेरे हिसाब से कंटेंट पे बहुत ज़्यादा चल रहा है. यहाँ पे फॉलोअर्स आपके कितने, उस पे आपकी बहुत वैल्यू होती है. Yes. And I'll tell you another big difference which come from content versus marketing lead. Okay. Marketing lead पे जब आप इंक्वायर करते हो तो आपने इंक्वायर करा ना, मेटा क्या करेगा? मेटा दलाल है भाई. और लोगों को वो 4 और लोगों को आपका कंटेंट दिखा देगा. वो 4 जगह और इंक्वायर करेंगे. अब वो 4 कंपनीज में से 2 कंपनीज इमीडिएटली क्लाइंट को कॉल कर लेंगी, उसको डिटेल्स दे देंगी. फिर वो आपसे जब बात करेगा ना, पूछेगा आपके पास क्या है, आप मुझे बताओ. और ऑलरेडी 2 ब्रोकर से बात कर चुका है तो बोलेगा मुझे डिटेल्स भेज दो, मैं चेक करके बताता हूँ. अब कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट में आपकी वीडियो देख रहा है, पहली बार में इंक्वायर नहीं करेगा. पहली बार में जब आपकी वीडियो देखेगा, उसको अच्छी लगेगी, पूरी देखेगा. मेटा क्या करेगा, ओ इस बंदे को वीडियो अच्छी लगी, अगली बार फिर वीडियो दिखाएगा. आपको फिर अच्छी लगेगी, आप सेकंड टाइम में भी इंक्वायर नहीं करोगे, 4थी 5वीं वीडियो देखकर आप इंक्वायर करोगे. एंड व्हेन यू हैव सीन समवन ऑन सोशल मीडिया 4 to 5 times, ऑटोमेटिकली इन योर हेड यू आर थिंकिंग दिस पर्सन इज द सोशल मीडिया सेलिब्रिटी. और जब वो क्लाइंट इंक्वायर करता है, आके फॉर्म भरता है, वो जब इनबाउंड लीड बनती है और जब उसको कॉल जाती है ना, तो बात करेगा, हाँ सर बताइए, अरे आपने मुझे कॉल करी हो, थैंक यू सो मच, आई फील लकी दैट यू कॉल्ड. तो द एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट्स on organic lead versus marketing leads is completely different. The level of respect that they give to you on an organic lead is I would say 10 times better than the respect that they give to you on a marketing lead. Correct. और जब वो आपकी इज्जत करते हैं और आपको ट्रस्ट करते हैं और जब आप उनको सही इन्फॉर्मेशन देते हो, it becomes very easy to transact. It becomes very easy to close these clients. रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट क्रेडिबिलिटी, राइट? तो क्रेडिबिलिटी बन जाती है वहाँ से कंटेंट से. आपकी कंपनी की भी काफ़ी क्रेडिबिलिटी. तो व्हाट डू यू थिंक, आपका विजन क्या है कि अब इसको कैसे ग्रो करना है, क्योंकि बहुत लेवल पे आ चुके हो, नेक्स्ट 3-4 साल 5 साल का क्या विजन है रेवो का? तो एक तो ये लोगों को लगता है ना, कंटेंट सैचुरेट हो चुका है, दुबई रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स आ गए हैं. एंड आई टेल देम what we don't understand is millennials who are on social media right now are going to be the investors of tomorrow. 5, 6, 7, 8 साल बाद जाके यही लोग home buyers बनेंगे. So the amount of home buyers on social media are going to increase. So first the business is going to increase from social media. Whether we do it or someone else do it is कि कौन बेटर एग्जीक्यूट कर पा रहा है. एंड कमिंग टू अवर एग्जीक्यूशन, आई एम ऑलवेज ड्रिवन बाय माय इम्पैक्ट, कि यार मैं कितना बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ रहा हूँ, या हम एज अ कंपनी कितना बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं दुनिया पर, हम कितनी ज़्यादा चैरिटी करके कितने ज़्यादा लोगों की मदद कर पा रहे हैं. एंड टू इंक्रीज दैट वी हैव स्टार्टेड अवर ऑपरेशंस इन कैनेडा रिसेंटली. वाई डिड वी स्टार्ट इन कैनेडा? एक तो ईजी था स्टार्ट करना कंपैरेटिवली, और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट अगर आपको 50 साल में एक बड़ी कंपनी बनना है, आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज वेयर द मोस्ट ऑफ द मनी ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज. सो वी स्टार्टेड कैनेडा एज अ गेटवे टू द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग एक्सपेंशन इन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द GCC एज वेल. सो सिमिलर मॉडल, वेयर इन when I say similar model, I don't mean content, I mean charity, because my idea is आज के टाइम में अगर 10-15 मिलियन कंपनीज हैं दुनिया में, उसमें से कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो वो कर रही हैं जो ऊपर वाला उनको करने जो चाहता है कि वो करें. कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो ऊपर वाले ही गाइडलाइंस पर रन कर रही हैं. आज के टाइम में एवरी कंपनी इज ड्रिवन बाय मनी 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 मनी, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट. द मोर प्रॉफिटेबल यू आर, द बेटर योर कंपनी इज. सो यू इट्स लाइक सो with us we let God take care of our profit. मतलब बहुत बड़ी ऐसी बात लगती है, कह रहे हैं यार कि क्या साधु संतों वाली बातें कर रहा है. It is working for us, and alhamdulillah it is working really well for us, and everyone in the company is making good amount of money. तो हायरिंग प्रोसेस, अगर कोई यंगस्टर है इंडिया से और आना चाहता है, इंडिया से कोई आना चाहता है नहीं. डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी दुबई में यार अभी 1 कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन 20% ऑफ 1 नेशनैलिटी. ओके. तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे इंडियंस हैं. तो इंडियंस हम सिर्फ वो हायर करते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो हमें लगता है कि चलो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी पे हिट ले सकते हैं. क्योंकि वीज़ा दिलाना, वो सारी चीज़ें आर बिकमिंग अ चैलेंज. यस. तो प्रोसेस क्या है? लाइक आई वांट टू बी इन रेवो, मैं दुबई में रहता हूँ,
एंड मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं आपसे बहुत ड्रिवन हूँ, तो मेरे लिए कैसे मैं रेवो में आ सकता हूँ? क्या प्रोसेस, आप क्या देखोगे? वी हैव अ सिंपल प्रोसेस। हम लोगों को बोलते हैं कि सबसे पहले, बिकॉज वी आर अ कंटेंट ड्रिवन कंपनी, यू मेक अ वीडियो, अ 30 to 90 सेकंड वीडियो टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड यू ज्वाइन रेवो एंड हाउ यू कैन ऐड वैल्यू टू रेवो। और वो वीडियो पे आप कितने एफर्ट लगा रहे हो उस पर हम आपको जज करते हैं कि यार ये बंदा कंटेंट में कितने एफर्ट लगाएगा। फर्स्ट। सेकंड, वी आर नॉट लुकिंग फॉर पीपल हु आर ड्रिवन बाय मनी। मतलब पैसे के लिए हर कोई ड्रिवन होता है, बट अगर वो आप इतना ड्रिवन हो पैसे के लिए, आप कुछ और नहीं देखते, वी डोंट वांट टू हायर सच पीपल, क्योंकि जो बंदा पैसे के लिए आ रहा है वो कल को पैसे के लिए चला जाएगा। सो वी हायर पीपल हु आर passionate about real estate or our vision, people who are hardworking, and most importantly, people who are coachable. Our biggest secret has been more than 95% of our employees, they had zero real estate experience when they joined Revo. We have trained them, we have coached them in-house. तो हम कभी गए ही नहीं डिमांडेड रियल एस्टेट एजेंट्स के पास कि हम उनके पास जाएंगे तो वो हमें बोलेंगे यार मैं चैरिटी मॉडल पे क्यों काम करूँ, मैं क्यों अपने कमीशन पे हिट लूँ, मुझे ये सब नहीं करना, मैं अपने पैसे से चैरिटी कर लूँगा। सो वी डिड नॉट वांट ऑल ऑफ दैट। और एक्सपीरियंस रियल एस्टेट एजेंट्स टाइम यही बोलते हैं, कंटेंट क्यों बनाऊँ मैं, मेरा काम चल रहा है, मेरी डील्स हो रही हैं, मुझे नहीं जाना। सो वी हायर्ड समवन हु वाज एब्सोल्युटली न्यू, ट्रेन्ड देम, मेड देम द परफॉर्मर्स ऑफ टुडे। एंड बिकॉज ऑफ दिस दीज पीपल हैव ऑल्सो बीन ग्रेटफुल टू अस कि यार ये कंपनी ने मेरा करियर बनाया है, सो आई विल स्टे विद द कंपनी फॉर लॉन्गर, एंड बिकॉज ऑफ दिस आवर एट्रिशन इज रियली लो। ओके, तो जैसा मैं आपको जज कर पा रहा हूँ कि आप बहुत हेल्पफुल नेचर के हो, आपकी चैरिटी के, आप बहुत ज़्यादा चैरिटी के बारे में सोचते हो, तो कभी ऐसा नहीं हो किसी ने आपका इस चीज़ के लिए फ़ायदा उठाने की कोशिश करी हो? हाँ, यस। सो हम मतलब कई बार ऐसा होता है कि you have these experiences. फॉर एग्जाम्पल एक टाइम था, एक मैं ऑफिस से घर जा रहा था वॉक करके, एंड आई मेट समवन, उसने मुझे बोला मैं जयपुर से हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मेरे पास खाने के लिए भी नहीं है, ये वो। मैंने बोला चलो मेरे साथ, मैं यार मैं मदद करता हूँ। जनरली इस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं तो आपको थोड़ा डाउट होता है कि बंदा कहाँ है नहीं है। मैंने उसको लेके गया, मैंने बोला तुम जैसे यहाँ पे वेट करो, मैं ऊपर से तुम्हारे लिए खाना वगैरह लेकर आता हूँ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो पैसे वगैरह मैं नहीं दूंगा, तो मैं खाना वगैरह सब कुछ दे दूंगा। और मेरा माइंडसेट ये था, दिस वाज द टेस्ट, कि मैंने बोला मैं इसको पैसे दे दूंगा बट अगर ये रुका तो मैंने उसको बोला रुको मैं घर पे तुम्हारे लिए खाना बनवाता हूँ। तो उस टाइम घर पे खाना लिमिटेड था, तो घर पे खाना बना 15-20 मिनट। अम्मी थी उस टाइम, मेरी मदर आई हुई थी, उन्होंने भाग के अपना खाना वाना बनाया, पैसे वगैरह इकट्ठा करे, अच्छा अब इसको देकर आते हैं। जब नीचे आया तो नहीं था। सो ये तो होता रहेगा, बट इसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि दैट यू कंप्लीटली स्टॉप इट। और दूसरा मेरा ये भी है कि आई फील आई एम एक्सट्रीमली लकी एंड आई गेट दिस हेल्प फ्रॉम द गॉड इन फाइंडिंग द राइट पीपल। तो जो हमने चैरिटी करी है, समहाउ वी हैव एंडेड विद द राइट पीपल। और ऐसा भी हुआ है कि अगर हम कहीं से जा रहे हैं ना, आवर वे ऑफ वर्किंग चैरिटी, डूइंग चैरिटी इज अ लिटिल डिफरेंट। हम खुद खरीद के ना खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम खरीदने जा रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि यार ये हम चैरिटी के लिए खरीद रहे हैं, लोगों ने हमें सामने से डिस्काउंट दे दिया है या सामने से एक्स्ट्रा पैकेजेस ऐड कर दिए हैं। सो वी हैव बीन वेरी लकी इन फाइंडिंग द राइट पीपल। और कभी कभी ऐसा हुआ भी है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस वन चैरिटी विद विच वी आर प्लानिंग टू डिस्ट्रीब्यूट। हमारा प्लान था भी असम में वो फ्लड्स वगैरह आए थे, 3-4 गाँव थे जो पूरा एकदम फ्लड्स में लाइट वगैरह सब कुछ बंद हो गई थी। सो वी हैड प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट सोलर पैनल्स, कि हम 600 सोलर पैनल लगवाएंगे वहाँ पर। और उसके 600 सोलर पैनल मतलब 3 गाँवों में 3 गाँव कवर हो जाएंगे, उसमें रोशनी आ जाएगी, बच्चे वगैरह पढ़ पाएंगे, लोग अपनी लाइफ थोड़ी बेटर कर पाएंगे। प्लान ये था सोलर पैनल, उसके साथ लाइट और पंखा और बैटरी पावर स्टोर करने के लिए। हमने कोटेशन मंगवाई, वो बंदे ने हमें कोटेशन भेजी 80 लाख की। अब उसको लगा बेवकूफ़ है, हम पैसा ऐसे ही मतलब चैरिटी है तो ऐसे ही बस नाम के लिए कर देते हैं। वो कोटेशन में चेक कराई, पता चला 20 लाख से कम में आपको मिल जाएगा। एंड देन वी कंप्लीटली ब्लैक लिस्टेड। उस बंदे को सुनाया अलग से कि यार चैरिटी के नाम पे आप ये कर रहे हो, एंड दैट चैरिटी इज़ अ बिग चैरिटी। वो पैसा रेस करते हैं लोगों से और अच्छा खासा पैसा रेस करते हैं लोगों से। सो just I mean yeah, that was a really shocking movement कि पता नहीं कितने लोग और बेवकूफ़ बन रहे होंगे जो बिना वेरीफाई करे ऐसी चैरिटी को पैसा दे देते हैं। सोचो 20 लाख का सामान है और उसने 80 लाख की हमें कोटेशन भेजी थी। उसने सोचा हम लोग चेक नहीं करेंगे। होता है आजकल, स्कैम भी होते हैं चैरिटी के नाम पे, ऐसा नहीं है। आजकल लोग, मैंने देखा चैरिटी वाले भी कंटेंट बनाने लग गए। जैसे कल मैं देख रहा था, एक बहुत फनी सी रील आई मेरे पास, ठीक है, मतलब अच्छा काम कर रहा है वो, बट रील बहुत फनी थी। क्या था, जैसे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे एक जगह, ठीक है, गाँव के बच्चे थे, एंड वो उन्हें पढ़ा रहा था। और कोई कमेंट करता है कि मैंने 10 रुपये भेज दिए, ये पिंकी को चॉकलेट देते। वो जाके चॉकलेट दे रहा है पिंकी को, तो मैंने भी उसे डोनेशन करी है। तो मतलब कंटेंट इस लेवल तक आ चुका है कि चैरिटी वाले भी कंटेंट यूज करने लग गए, विच इज़ रियली वेरी गुड। सो अच्छे बुरे लोग दोनों होते हैं दुनिया में। आई जस्ट हेट, एब्सोल्युटली हेट द पीपल। और मुझे लगता है कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो चैरिटी के नाम पे पैसा लेते हैं और खुद खा लेते हैं। सो इसलिए तो देयर शुड बी अ वेरी सीरियस पनिशमेंट। और इनफैक्ट
अभी आज के टाइम में ना लोग बहुत स्केप्टिकल हैं। आप स्टार्टिंग में जब हमने जाके लोगों को बोला कि यार हम चैरिटी करते हैं, आप जो भी प्रॉपर्टी हमसे खरीदते हो 1% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू गोज टुवर्ड्स चैरिटी, लोगों को लगा हम फ्रॉड है। देयर केम अ टाइम वी स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट इट, मतलब टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि भाई चैरिटी की बात क्लाइंट से नहीं करनी है। क्लोज जब हो जाए ना तब उसको बताओ कि आपके कमीशन में से इतना पैसा चैरिटी के लिए जा रहा है, पहले मत बताओ, क्योंकि हम पहले चैरिटी की बात करते थे वो क्लाइंट भग जाया करता था भाई कि ये तो बहुत बड़े फ्रॉड है यार, ये इन्होंने नया तरीका निकाला है काटने का। और माइंडसेट 2020 से पहले क्या था और रिलीजियस कैसे बने, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि बहुत सारे लोग बनना, मैं भी पैसे से सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि अब तो 1 लाख आए, 2 लाख आए, 5 लाख आए, आगे पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर सम टाइम ऐसे ही होता है, आपकी अगर बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई, आफ्टर सम टाइम द मनी इन योर अकाउंट इज जस्ट अ नंबर। फर्क ही नहीं, हल्की सी खुशी होती है, अच्छा ये 1 डिजिट बढ़ गई इसमें, अच्छा ये 10 लाख का 20 लाख हो गया, बस इट डज नॉट गिव यू एनी हैप्पीनेस। तो ये चेंज कैसा आया, ये कि 2020 तक क्या था, आपकी लाइफ क्या थी, माइंडसेट क्या था, और वो चेंज क्यों क्लिक करा, क्या ऐसा हुआ लाइफ में जो चेंज आया? सो थोड़ी लंबी कहानी। 2011 तो पहले बात कर लेते हैं मेरा माइंडसेट इससे पहले क्या था। इससे पहले माई माइंडसेट वाज कि सिर्फ कंपनी का बेस्ट परफॉर्मर बनना है, आई हैव टू बी द टॉप परफॉर्मर ऑफ माई कंपनी एंड आई हैव टू ग्रो अ लॉट एंड आई शुड हैव द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द कंपनी एंड आई यूज टू ड्राइव माई पीपल लाइक क्रेजी। मतलब हम लोग 9 बजे हम लोग काम स्टार्ट करते थे और घर जाने का कोई टाइम नहीं था। रात के 9-10 बजे तक मैं ऑफिस में रुकता था, और अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मुझसे पहले कोई जा नहीं सकता। सो आई यूज टू वर्क लाइक दिस। और हम लोगों ने 2.5 महीने काम करा बिना ऑफ लिए। तो फ्राइडे ओमान में ऑफ होता था, बट फ्राइडे हम सेकंड हाफ में काम करते थे। लोग कंप्लेन करते थे कि अंडरवेयर धोने तक का टाइम नहीं है, प्लीज़ कुछ टाइम दे दो हमें। सो वो माइंडसेट था कंप्लीटली बिजनेस प्रॉफिटेबल ड्रिवन फॉर माई प्रीवियस कंपनी कि यार मुझे टॉप परफॉर्मर होना है। और फिर धीरे धीरे करके व्हेन आई बिकेम रिलीजियस आई रियलाइज कि यार ये लाइफ में दिस इज़ नॉट व्हाट इट इज। मैं अगर कहानी की बात करूँ, in 2011 I lost a brother. His date of birth was 3rd November and he passed away on 11th of November 2011. तो ये 11 नवंबर की जो डेट है ना, मेरी फैमिली में बहुत सैड डेट हुआ करती थी। मतलब ये डेट को my mother would cry this entire week, 3rd November to 11th November my mother would cry. So even in this week I am talking to her every day ताकि so she is not sad. तो ये सब था। उसके बाद when I was about to become a father, I was being blessed with twins. जो डिलीवरी थी दैट वाज एक्सपेक्टेड इन दिसंबर। 10th of November को मैं अपनी वाइफ को लेके जाता हूँ डॉक्टर के पास एंड शी सेज दैट वी विल हैव टू डू एन अल्ट्रासाउंड इमीडिएटली, और ये सिचुएशन इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड। सेम चीज़ हुई थी मेरे साथ 10th November को व्हेन आई वाज टेकिंग माई ब्रदर टू हॉस्पिटल। आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड ही वाज इमीडिएटली इमरजेंसी में उसको एडमिट कर लिया था एंड ही वाज इमीडिएटली ही वेंट टू ICU एंड द नेक्स्ट डे ही पास्ड अवे। उस टाइम मैंने डेट पे इतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन आई टुक हर टू डॉक्टर 11th November को इन द मॉर्निंग एंड दे डिड द अल्ट्रासाउंड एंड दे सेड इमीडिएटली वी हैव टू डू द सर्जरी बिकॉज द कंडीशन ऑफ वन ऑफ द माई एल्डर ट्विन वाज नॉट गुड। अब मैं वहाँ से उन्होंने बोला कि आप घर जाइए, सामान वगैरह पैक करें और यू गो टू दिस हॉस्पिटल एस्तर मनखूल। अब मैं घर जाके मैं सामान वगैरह पैक कर रहा हूँ एंड अम्मी पीछे से अम्मी भी आई हुई थी एंड शी आस्क्ड माय फादर कि आज डेट क्या है, एंड माय फादर डज नॉट रिप्लाई। फिर अम्मी वापस से पूछती हैं अरे भाई आज की तारीख क्या है। माय फादर डिड नॉट रिप्लाई अगेन एंड शी आस्क्ड फॉर द 3rd टाइम अब तारीख बताइए ना आज की तारीख क्या है। एंड आई वाज लाइक यार क्यों नहीं बता रहे, मैंने बोला 11 नवंबर है। एंड देन इट सडनली क्लिक टू मी कि अच्छा आज वही डेट है जिस डेट को माई ब्रदर पास्ड अवे। और जिस तरीके से चीज़ें हुई थी 9 साल पहले उसी तरीके से चीज़ें हो रही थी कि मैं एक दिन पहले हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने बोला अर्जेंट है, नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। और मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी गिल्ट थी व्हेन माई ब्रदर वाज इन ICU, आई वाज आल्सो सिक एंड आई वांटेड टू रियली गेट अप एंड प्रे कि यार मैं उसके लिए दुआ मांग लूँ उठ के नमाज़ पढ़ के और मे बी ही विल गेट बेटर। मैंने नहीं पढ़ी और वो गिल्ट रही मेरी लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक। फिर वाइफ को लेके मैं हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में सीधा वाइफ को एडमिट कर लिया एंड दे इमीडिएटली टुक हर फॉर द सर्जरी। और उस टाइम जब मैं बाहर वेट कर रहा हूँ और वाइफ की सर्जरी हो रही है, आई हर्ड अजान। और वो जब अजान हुई ना तो मुझे वो 9 साल पहले का इंसिडेंट याद आ गया। मैंने कहा यार तुमने 9 साल पहले नमाज़ नहीं पढ़ी थी फरहान। एंड देन आई जस्ट प्रेड टू गॉड कि मैं रिलीजियस बन जाऊँगा, जस्ट लेट माई बेबीज बी फाइन। एंड आई वेंट एंड आई प्रेड एंड व्हेन आई केम बैक आफ्टर प्रेइंग आई गॉट द गुड न्यूज़ दैट आई हैव बिकम अ फादर ऑफ 2 एंड उस टाइम मैंने गॉड से प्रॉमिस करा था कि मैं रिलीजियस बन जाऊँगा। एंड देन आई स्टार्टेड बिकमिंग रिलीजियस एंड दिस टाइम व्हाट आई डिड डिफरेंट वाज, हम लोग क्या करते हैं हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं वो संस्कृत में है या अरबिक में है या वो उस लैंग्वेज में जो हमको खुद नहीं आती। मैंने सोचा मैं इस बार अलग करूँगा, मैं समझूंगा कुरान में क्या लिखा है, मैं इस बार मतलब के साथ अपना रिलीजन प्रैक्टिस करूँगा। एंड आई स्टार्ट
started reading Quran. And then अब मैं धीरे धीरे रिलीजियस हो रहा हूँ और मैं अपनी कंपनी में काम भी कर रहा हूँ, आई वाज हैप्पी विद माई करियर. एंड देन देयर इज दिस वन आया विच कम्प्लीटली शुक मी कि ऐसे यार ये आप ही के लिए लिखा गया है, ये पढ़ो. सो दैट इन अरबिक इट सेज अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर. सो द मीनिंग इज दैट द रेस फॉर वर्ल्डली गेन्स कंटिन्यूज until the man visits his grave. और मुझे लगा यार मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं उस ऐसी रेस में भाग रहा हूँ जो रेस खत्म ही नहीं होगी, कब्र तक रहेगी मेरे साथ. मैं अगर इस कंपनी में रहा तो मैं जब तक कब्र में नहीं चला जाऊंगा तब तक मैं सेम चीज़ करता रहूँगा, क्योंकि अगला लेवल है, उसके बाद अगला लेवल है, उसके बाद अगला लेवल है. आई वुड ऑलवेज वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, आई वुड ऑलवेज वांट टू बी नंबर 1 एंड दैट हिट मी लाइक एनीथिंग. और उसके बाद मैंने कहा यार अब मैं इस रेस का पार्ट नहीं हो सकता. एंड स्लोली जब आप रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हो तो आज जिस तरीके से ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंपनीज में बिजनेस रन होता है, यू डोंट एग्री विद दैट. अनएथिकल चीज़ें सब जगह होती हैं, गलत चीज़ें सब जगह होती हैं. एंड देन वो चीज़ें मुझे हिट करनी स्टार्ट हो गई कि यार मैं तो या तो अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ प्रैक्टिस कर लूँ या मैं ये चीज़ कर लूँ, दोनों नहीं हो सकती एक साथ. क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं था, आपको पता है कि ये चीज़ रिलीजियसली ठीक नहीं है. देन डिफरेंसेस बढ़ते गए. देन आई डिसाइडेड कि यार ये छोड़ के मैं चैरिटी स्टार्ट करूँगा. एंड देन आई लेफ्ट एंड स्टार्टेड ऑन माई ओन एंड माई लाइफ चेंज. और एक चीज़ और, सो या आई फॉरगॉट टू ऐड, माई यंगर ट्विन जयान, ही लुक्स जस्ट लाइक माई द ब्रदर आई लॉस्ट. और वो इतना सेम दिखता है कि जब मैं फ़ोटोज़ खींचता हूँ ना, जो अरसलान के पुराने फ़ोटोज़ हैं वो वाज माई ब्रदर, और जयान के सेम कैटेगरी में क्लब होते हैं. एंड दे एक्ट, देयर एक्टिविटीज़ आर लॉट लाइक. मैं तो नहीं पहचान पाता इतना, बट अम्मी बहुत पहचान पाती हैं, बोलती हैं मैंने अरसलान का मुझे बचपन याद है, इसका बचपन और जयान की हरकतें एकदम सेम है. सो इट्स लाइक गॉड took a brother or took a son from my mother and he gave me two sons back and 2 grandsons to my mother. So जो सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली में परेशानी का, रोने वाला दिन था, वो सबसे ज़्यादा खुशी का दिन बन गया. वाह. अब थोड़ा बिजनेस की तरफ आते हैं कि जैसे कि आपने स्क्वायर यार्ड से बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड अभी भी आप बहुत ही बड़ी कंपनी चला रहे हो, तो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो स्किल है वो है पीपल मैनेजमेंट. इस स्किल को कोई कैसे इम्प्रूव कर सकता है, या स्टार्टिंग में किसी की कंपनी है 2-3 एम्प्लॉई है उसके, उनको कैसे वो ड्राइव कर सकता है? क्योंकि कई बार क्या होता है जब कोई स्टार्ट कर रहा होता है कंपनी, वो एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाता है या फिर एक्सट्रीम गुस्सा वाला हो जाता है, तो इसको कैसे कोई बैलेंस कर सकता है? इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. तो पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि मेरी कंपनी बड़ी है, क्योंकि जब आप ये सोचते हैं मेरी कंपनी बड़ी है तो आप क्या सोचोगे मैं भी बड़ा हूँ, और अगर मैं बड़ा हूँ तो बाकी लोग क्या हैं, छोटे हैं. जब वो बड़ा छोटे वाला डिफरेंस आता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके और आपकी टीम के बीच में गैप क्रिएट कर देता है. तो एक तो आपको हमेशा ये सोच के चलना है कि भाई मैं छोटा हूँ, मेरी कंपनी छोटी है, ऑलवेज बी हम्बल. सेकंड, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना लीडरशिप की, सबसे आसान चीज़, जस्ट बी अ गुड ह्यूमन. आप अगर एक अच्छे इंसान हो ना, तो इस दुनिया में आज के टाइम में अच्छे इंसानों की इतनी कमी है that just be even if you are a good human, that is more than enough to be a good leader. कि आप लोगों को समझ सको, उनसे ऑनेस्ट रहो, उनका पैसा उनको टाइम पे दे दो, उनकी इज्जत करो. ये बेसिक ह्यूमैनिटी है. आप इतना कर लोगे, यू आर गोइंग टू बी अ गुड लीडर एंड यू विल बी एबल टू रन योर बिजनेस. अब क्या होता है, ज़्यादा फ्रैंक होने से भी चैलेंज प्रॉब्लम नहीं आती. आई एम वेरी फ्रैंक विद माई टीम. हम लोग ट्रैवल करते हैं साथ में, मतलब, और व्हेन वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर तो यू बिल्ड रियली गुड फ्रेंडशिप विद योर टीम. बट एक लाइन रहती है कि यार जब हम फन कर रहे हैं देन वी आर हैविंग फन, बट जब हम बिज़नेस की बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट बिजनेस. दूसरा, ये जो गुस्से की बात होती है, जो ईगो की बात होती है, वो कब आती है, आपके दिल में कोई बात है और आपने सामने वाले को नहीं बोली, आपने अपना इंप्रेशन बना लिया. सो देयर इज़ अ वेरी गुड बुक, लीडरशिप एंड सेल्फ डिसेप्शन, विच इज़ रिटन ऑन दिस. और वो इसी की बात करती है कि अच्छा जॉय ने गलती करी तो, और मैंने जॉय को वो गलती नहीं बोली, मैंने अपने दिल में बात रख ली. मैं ऑलरेडी एक इंप्रेशन बना लूँगा जॉय के लिए कि जॉय अच्छा आदमी नहीं है. अब जब अगली बार तुम गलती करोगे तो क्या होगा, मैं तुम्हें एक गलती की सज़ा नहीं दूंगा. जो माइंड में ऑलरेडी इंप्रेशन बना रखा था ना, मैं तुम्हें उसकी भी सज़ा दूंगा और इसकी भी सज़ा दूंगा. तुम सोचो क्या मेरा बॉस हरामी है? एक गलती की 2 सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? तुम भी इंप्रेशन बना लोगे, और वो इंप्रेशन बनते ये कंपाउंड होके एक टाइम ऐसा आता है कि यू जस्ट बस्ट आउट. So I have done this mistake in the past. और जब मैंने बुक रीड करी, it was quite revealing to me, and then I realized कि यार आपको किसी की कोई बात ख़राब लगे, you immediately communicate it to him, and more importantly, you let your people communicate to you if they don't like something. If boss is always right, ये सबसे गंदी फिलॉसफी है, और इस फिलॉसफी से आप कंपनी रन तो कर लोगे, बट आप लोगों को रन नहीं कर पाओगे. In my team, we have 120-130 people.
आई हैव अ गाय हु हैज जॉइंड अस 3 months बैक. मैंने एक गलती करी, उसने मुझे मैसेज कर दिया दैट आपने ये गलती करी. मैंने बोला हाँ यार, यू आर राइट. मैं अभी करेक्ट करता हूँ. मैंने फॉरन ग्रुप पे मैसेज डाल दिया. सो इन रेवो एनीवन कैन कम टू मी एंड टेल मी कि आपने ये गलत करा, आपने वो गलत करा. मैं उसको पूछूंगा भाई कि आपको ऐसा क्यों लगा मैंने ये गलत करा. अच्छा आपको लगता है मैंने गलती करी, मान लूंगा. मुझे लगेगा नहीं गलती नहीं करी, मैं उसको बताऊंगा देखो मेरा करने का पीछे पर्सपेक्टिव ये है, मैं इसको इस नज़रिए से देख रहा हूँ. वो बोलेगा हाँ आपका नज़रिया ठीक है. A lot of the times गलती होती भी नहीं है, पर्सपेक्टिव की बात होती है. Once you talk it out with people, you understand their perspective and tell them your perspective, things automatically get sorted out. 90% of the problems of people management will get sorted out if only you will hear what someone else has to say. Okay, you talked about hiring, retention. Firing का क्या criteria है? Unethical. कोई बंदा है zero tolerance for someone who is unethical. ऐसे लोग चाहिए ही नहीं. मतलब जिसको आप अपना पार्ट ऑफ अ फैमिली नहीं देख सकते ना, आपके साथ नहीं होना चाहिए. ढीले बंदे लोग जो होते हैं ना, सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस रूल इन रेवो. अभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बट देयर वाज अ टाइम फॉर द फर्स्ट 2.5 years, एनीवन हु इज कमिंग लेट, न्यू ज्वाइनी, इफ ही इज कमिंग लेट, ही विल बी सेंट बैक. क्यों? क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो ना, मेरे हिसाब से यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. क्यों? अगर आप अपने टाइम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है. आपका अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, और रियल एस्टेट एज अ जॉब is not easy. It's extremely taxing. It is one of the most difficult jobs in the world because it is commission based and it's high ticket. It takes you a lot of time and efforts to close one client. Yes. If you are not disciplined, मतलब आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है. मतलब जब आप डिमोटिवेट हो गए तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा and then you will be moody. आपका अगर मन करेगा तो आप काम करोगे, आपका मन नहीं करेगा आप काम नहीं करोगे. So discipline for me is really very important. Someone who is not disciplined, I don't let them be a part of Revo. सेकंड, बंदा कोचेबल होना चाहिए. कि यार आपको उसको कुछ सिखा रहे हो ना तो वो सीख रहा है. जो बंदा सीखने के लिए तैयार नहीं है, या जिसको लगता है उसको सब कुछ आता है. मेरे पास अगर एक परफॉर्मर भी है ना, मुझे वो परफॉर्मर भी नहीं चाहिए जो उसको लगता है उसको सब कुछ आता है. क्यों? क्योंकि जिसको लगता है उसको सब कुछ आता है, उसका डाउनफॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. तीसरा, जो लोग हम्बल नहीं है ना, आई डोंट लाइक देम एट ऑल. पता नहीं किस चीज़ की अकड़ है लोगों में, ऐसे एज इफ दे आर गोइंग टू लिव फॉर एवर, और ये उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है कि उनके अंदर ऐसी अकड़ आती है. सो ये बेसिक ट्रेड्स जो है ना, वी ट्राई टू फाइंड देम इन द बिगिनिंग एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस एंड वी लेट दीज पीपल गो. तो जैसे इंडिया में मेरा पर्सपेक्टिव है, सारे रियल एस्टेट 80% 90% अनएथिकल है. इवन यहाँ भी होगा तो हर चीज़ पर अनएथिकल है. प्राइस आपको डबल बताएंगे, कमीशन आपसे कुछ भी मांग लेंगे, किसी को कुछ प्राइस कोट कर रहे हैं, किसी को अनएथिकल. मतलब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर इंडिया में सुनते ही दिमाग में चोर और उसकी इमेज एक हो जाती है. तो आप कैसे रियल एस्टेट को अनएथिकल को भगा रहे हो? अच्छा, लोग अनएथिकल क्यों होते हैं? क्योंकि उनको सेल करनी है. उनको सेल क्यों करनी है? क्योंकि उनको पैसा कमाना है. मतलब पैसा उनकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है. रेवो में इंटेंशनली, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि हमारा कमीशन स्ट्रक्चर कम है, और हम लोगों को ये बात पहले ही बोलते हैं कि भाई वी हैव द लोएस्ट कमीशन स्ट्रक्चर इन द कंपनी, इन द इंडस्ट्री. अब उससे जो मनी माइंडेड अनएथिकल लोग होते हैं ना, वो कंपनी ज्वाइन करेगा क्या? नहीं करेगा. सो दिस हैज बीन अ वेरी बिग फिल्टर फॉर अस कि भाई हमारे पास कम पैसा है, बट वैसा पैसा है विच विल मेक यू स्लीप बेटर एट नाइट. सो इसमें वही लोग आते हैं हु आर ड्रिवन बाय चैरिटी एंड हु आर ड्रिवन बाय कॉज, और अनएथिकल लोग जिनको हायर कमीशन चाहिए. एंड आई हैव बीन इन सो मेनी इंटरव्यूज एंड आई हैव टोल्ड दीज पीपल, मार्केट में आपको 60, 70, 80% कमीशन भी मिलेगा इन दीज कंपनीज. एंड आई कंसल्ट देम कि भाई देखो, अगर आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है ना, आप गलत इंसान नहीं हुए, आप अलग इंसान हुए. मैं अलग हूँ, आप अलग हो. आप इस कंपनी में नहीं परफॉर्म कर पाओगे. सो इट्स बेटर यू गो टू अ कंपनी वेयर द कमीशन स्लैब इज 70% एंड नॉट कम हियर वेयर द कमीशन स्लैब इज लेस देन 50. सो दैट फिल्टर हैज बीन रियली इफेक्टिव इन फिल्टरिंग आउट द अनएथिकल पीपल. सेकेंड, जब लोग देखते ना यार ये कंपनी रिलीजियस वैल्यूज से ड्रिवन है और इस पे ऊपर वाले की हेल्प आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ से एसोसिएट कर जाते हैं. तीसरा ये कि जब आपके आसपास के लोग ईमानदार होते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली ईमानदार हो जाते हो. चौथा ये, वी हैव सम मेजर्स इन प्लेस. अगर आपने किसी भी क्लाइंट से इंटेंशनली कोई भी कर सकता है, इंटेंशनली गलत इन्फॉर्मेशन दी है जिसकी वजह से क्लाइंट का लॉस हुआ है, और क्लाइंट हमें उसका क्लियर कट प्रूफ दे सकता है. ऐसा नहीं क्लाइंट फोन पे बोल रहा है यार इस बंदे ने ऐसा बोला था, हुआ नहीं. क्लियर कट प्रूफ दैट समवन हैज़ इंटेंशनली डन अ मिस्टेक. उस केस में बंदे का कमीशन करके क्लाइंट को जाता है. सो अगर क्लाइंट का 50,000 दिरहम का लॉस हुआ, 50,000 dirhams will be deducted from their commission and will be sent to the client. और ये जो आपने फिल्टर बताया,
ऐसा नहीं होता कि कभी कभी कोई बंदा स्टार्ट कर रहा होता है तब तो इस फिल्टर में फिट आ जाता है, फिर उसने पैसा देख लिया और पैसा कमाना चालू कर दिया, फिर उसका माइंडसेट चेंज हो गया, ऐसा नहीं तो होता? छोड़ के चला जाएगा फिर हर डील पे कैलकुलेट करेगा ना कि यार इतना चैरिटी जा रहा है, मेरा 10,000 दिरहम पर डील नुकसान हो रहा है। दूसरा ये, हम अक्सर बीच बीच में एग्जिट बोनस लेकर आते हैं। सो अभी लास्ट मंथ वी केम अप विद एग्जिट बोनस वेयर इन वी वर गिविंग पीपल अप टू 10,000 दिरहम्स टू लीव। अच्छा, कि आप अगर आज कंपनी छोड़ते हो आपको 10,000 दिरहम मिलेंगे, और जो नए लोग थे जिन्होंने डील नहीं करी थी रियल एस्टेट में, उनको 3,000 दिरहम। कि आप अगर आज छोड़ते हो 3,000 दिरहम, कल छोड़ोगे 2,000 दिरहम, परसों छोड़ोगे 1,000 दिरहम। तो अगर आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे छोड़ के जाना है, यू टेक दिस मनी एंड लीव। द आइडिया वॉज आई वॉन्ट टू कंट्रोल द एट्रिशन। मेरे 2 पुराने लोग छोड़ के गए थे, मुझे ये था कि यार मुझे हर महीने एक बंदा नहीं चाहिए, जिसको भी जाना है एक बार में जाए, मैं एक बार में हिट लूँ एंड आई कंसोलिडेट एंड देन वी ग्रो। Guess how many people take this exit bonus? मेरी एक्सपेक्टेशन थी, आई वॉज इवन एक्सपेक्टिंग कि मुझे 1 लाख दिरहम भी देना पड़ सकता है कि मेरे 5-6 पुराने लोग आ जाएं, 10,000 दिरहम वो ले लें, 50,000 दिरहम, और नए लोग आ जाएं 20, जिनको 3,000 दिरहम देना पड़े। आई वॉज इवन प्रिपेयर टू लूज 100,000 दिरहम्स। Guess how many did I lose? 3, 2, 3, Zero. Zero. Not even a single person out of 120 people in Revo came to the HR or went to their leaders or came to me and said, I want to leave, give me my 3,000 dirhams. Which just goes on to show that if you have the right mindset, if you have the right interview process, and if you have the right people with you, you will not have these things. ये unbelievable लगता है, but you can go and verify this yourself with anyone in Revo. We had this, and लोगों को ये पता है कि हम ना ऐसे रेवो में कुछ बोलने के लिए कुछ भी नहीं करते, कह रहे सिर्फ बोल दिया और पकड़ रहे हैं लोगों को कि कौन आता है एग्जिट बोनस मांगने में, हमें पता चल जाएगा. सो पीपल नो इफ समथिंग हैज बीन कमिटेड, इट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड. ओके, तो आपकी एक्सपर्टीज पे आते हैं, दैट इज दुबई रियल एस्टेट. आपको 10 से भी ज़्यादा साल हो गए ऑलमोस्ट. तो दुबई कहाँ किस तरफ आगे बढ़ रहा है? मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाट ऑल मेजर्स आई शुड थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग हियर? मैं इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों इन्वेस्ट ना करूँ और दुबई में क्यों करूँ? अच्छा, तो पहले ना दुबई की जो लीग थी वो यू कैन से एक छोटी लीग थी. उस छोटी लीग में छोटे मोटे शहर आते थे, उनके प्राइस से दुबई कंपेयर होता था. आज के टाइम में दुबई इज इन द एलीट लीग ऑफ द सिटीज. सो दुबई was never compared with London, New York, all of these cities, Mumbai, all the big cities around the world. Now it is being compared with all the big cities around the world. 100%. And relatively, if you look, all of the bigger cities around the world, 200, 300, 400, 500 साल पुराने हैं. Dubai is a 30-40 year old city. It has started growing now. So वो जो बोलते हैं ना कि कोई भी शेयर हो गया या कोई भी कॉइन हो गया या किसी भी चीज़ में when you get in early, when it is growing, you are going to make money. So Dubai is at that stage where it has gathered global attention. It started gathering global attention now in the last 3 to 4 years. It will keep on growing. Why will it keep on growing? क्योंकि आप उतना ही पैसा, उससे डबल ट्रिपल पैसा खर्च करोगे किसी और बड़े शहर में जाके रहने के लिए. वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब मिलेगा, वहाँ पे आप सेफ फील नहीं करोगे, वहाँ पे आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आपकी फैमिली को एजुकेशन हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं है. देयर आर सो मेनी ड्रॉबैक्स. सो इफ आई एम समवन हु हैज़ मनी, लोग कंट्री ट्रैवल नहीं कर पाते. ये बॉर्डर वगैरह बने गरीबों के लिए, अमीरों के लिए बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करते. आप एक अमीर हो, आपके लिए बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करते. वेयर वुड यू वांट टू लिव विद योर फैमिली? जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, आपको ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़े बार बार, लाइफ बेटर हो, लाइफ स्टाइल बेटर हो, वेदर एकदम एक्सट्रीम ना हो, आपको स्कूलिंग बढ़िया मिल जाए, हेल्थ केयर बढ़िया मिल जाए और सेफ एंड सिक्योर हो. सेफ. सो दिस रीजन is making a lot of people from all around the world come and move to Dubai. वो चाहे इंडिया से हो गए, वो चाहे नॉर्थ अमेरिका से हो गए, चाहे यूरोप से हो गए. और दूसरा ये कि हर कंट्री में ना कुछ इशू चल रहा है. नॉर्थ अमेरिका में इट इज़ कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ रिसेशन. और अब ट्रम्प हैज़ वन, Oliver will win from Canada. These two leaders are anti-immigrant. So they are going to drive a lot of Asians and Arabs out of US and Canada. अब इनको वापस आना है, कहाँ जाएंगे? Will they go to India, Pakistan or Arabian countries, or will they prefer to come to Dubai if they have money? दुबई. They will come to Dubai. You look at Europe. अब यूरोप में वॉर आया, लोगों को पैसा अपना निकाल के किसी सेफ जगह पर डालना है जहाँ पे अगले 30, 40, 50 साल तक पैसा सेफ रह सके. Where will they move? What options do they have? दुबई, UK, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, जितने भी आपने इकोनॉमिक वर्ड सुन रखे ना नेगेटिव वाले, वो सब आ रखे हैं यूके में. और अब इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है. वेयर विल पीपल मूव? दुबई. सो अब पाकिस्तान में इश्यूज हुए, इंडिया में भी इश्यूज हैं, पॉडकास्ट में बात नहीं कर सकते, बट वेयर आर पीपल मूविंग? तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है. और ये सारा इंस्टेबिलिटी जो हो रही है पूरी दुनिया में, उसकी वजह से लोग धीरे धीरे करके दे आर मूविंग टू दुबई. तीसरा ये, योर मनी इज टैक्स फ्री. पूरी दुनिया में आपको टैक्स लगता है जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, खरीदते टाइम, बेचते टाइम, वो पैसा यूज़ करते टाइम. और वो पैसा आप इजीली मूव भी नहीं कर सकते
कहीं और. दुबई इज टैक्स फ्री, द मनी इज वेरी इजीली मूवेबल. चौथा ये, दिरहम इज पेग टू US dollar एंड US dollar एज अ करेंसी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हैज बीन अप्रिशिएटिंग ओवर द लास्ट 10 years. सो यूरो हो गया, पाउंड हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, इंडियन रुपी हो गया, पाकिस्तानी रुपी हो गया, ऑल द मेजर विद रिस्पेक्ट टू ऑल द मेजर करेंसीज, दिरहम एज अ करेंसी हैज बीन अप्रिशिएटिंग. So you make money in capital appreciation, you make money in rental yield, you make money in currency appreciation. Your money is tax free and you can move your money anywhere around the world. And most importantly, your investment is safe and secure. And Dubai as a city is growing. And as long as it is growing, the prices of real estate will keep on increasing. So बहुत factors हैं बात करने के लिए. हम ये individual factors पे we can talk for 30 minutes each. And because of this, people have been moving in, people will keep on moving in. And more importantly is the business opportunities. अब क्योंकि टैक्स नहीं है, बिजनेस आप इजीली रन कर सकते हो, बेटर तरीके से रन कर सकते हो, इजीली सेटअप कर सकते हो. A lot of the companies are moving their headquarters to Dubai. If you are into a service sector, why are you guys here? आपको पता है यार मेरी कंपनी इंडिया में रहेगी, मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, मेरी कंपनी दुबई में रजिस्टर करके मैं इंडिया में ब्रांच दिखाऊंगा, मैं टैक्स बचा लूंगा. सो यू विल डू दैट. एंड जस्ट लाइक दिस, एनी सर्विस कंपनी और एनी IT कंपनी और एनीवन रिलेटेड टू क्रिप्टो और एनीथिंग वेयर यू डोंट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट, यू विल रन इट फ्रॉम दुबई. ओके, तो इसमें दुबई में क्या है, हम एज इंडियंस हमें ना अवेयरनेस नहीं है दुबई के बारे में. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. इंडिया में आज मेरे पास घर है, मैं उसे रेंट करने जाऊँ, मुझे ये नहीं पता जो टेनेंट आएगा वो उस घर पे कब्जा करेगा, वो मेरा रेंट टाइम पे देगा नहीं देगा. दुबई में इतनी सारी फैसिलिटीज़ है या इतनी सारी लॉज है जो ये चीज़ें प्रिवेंट करती है. उनमें से कुछ लॉज आप बताओ. जैसे हमें तो पता है कि एडवांस चेक देने पड़ते हैं रेंट के. I'll tell you the backbone of all the reasons that Dubai is safe and secure. UAE में ना आपको नेशनलिटी नहीं मिलती. You're always a resident. And when you're a resident, you can be kicked out at any point. Let me rephrase it ताकि so क्योंकि आपके पास नेशनलिटी नहीं है, they can ask you to leave at any point in time. So आप कुछ भी गलत करोगे, they will deport you. So because of this, people are always conscious of not doing something wrong. कि यार मैं कुछ गलत नहीं करूँ, मैं कुछ गलत करूँगा, I'll have to pack my bags and leave this country. So इस वजह से जो एकदम हरामी लोग भी होते हैं ना हमारी कंट्रीज में, वो यहाँ पे आके वेल बिहेव्ड बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है इट विल नॉट बी टॉलरेटेड हियर. अब जैसे कनाडा में देयर आर सो मेनी इश्यूज इन कनाडा. व्हाई? बिकॉज एवरीवन हैज अ नेशनलिटी. दे कैन नॉट समवन हु इज अ नेशनल, उसके अगेंस्ट लॉज एंड वो सारी इतने मतलब स्ट्रिक्टली आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. दूसरा ये कि क्योंकि इनके पास ये मोनार्की है, तो इनके पास रूल्स और लॉज स्ट्रिक्ट बनाने की पावर है. डेमोक्रेसी में क्या होता है, अरे आप रूल्स एंड लॉज जो बनाते हो, आपको 10 लोगों सबका ओपिनियन लेना पड़ता है. अच्छा ये बंदा इससे खुश होगा, ये कम्युनिटी से खुश होगी या नहीं, अगर होगी तो बनाऊंगा, नहीं होगी तो नहीं बनाऊंगा. यू डोंट थिंक ऑफ कंट्रीज बेनिफिट, यू थिंक ऑफ कि यार मैं अगला इलेक्शन जीतूंगा या नहीं जीतूंगा. दुबई में ऐसा नहीं होता. दुबई में दे थिंक यार ये शहर जो है ये ग्रो करेगा या नहीं करेगा. अच्छा ग्रो करेगा इस लॉ से, यू विल मेक दिस लॉ वेदर पीपल आर हैप्पी विद इट और नॉट, एंड यू विल फिगर आउट अ वे टू मेक पीपल हैप्पी. सो एस्क्रो अकाउंट हो गया. सो एस्क्रो अकाउंट में योर मनी इज सेफ. द डेवलपर कैन नॉट जस्ट कीप ऑन, जैसे इंडिया में होता है ना कि एक प्रोजेक्ट का पैसा लेके दूसरे प्रोजेक्ट में डाला, दूसरे का लेके तीसरे में डाला. यू कैन नॉट डू दैट इन दुबई. इट इज एक्सट्रीमली रेगुलेटेड. सो योर मनी इज सेफ एंड यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी. जब आप प्रॉपर्टी रेंट पे डाल रहे हो, आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टेनेंट नहीं कर रहा, इफ ही इज नॉट ऑनरिंग इट, you can go and file a complaint in rental dispute center. Within 3 months you will get a resolution. They will either ask the person to leave or pay you rent. In Canada, if someone lives in your property, you cannot kick the person out for 2 years. अगर आज मैं अपने घर का रेंट देना बंद कर दूं, my landlord cannot kick me out. और इंडिया में तो ऐसा है कि 8 साल अगर आप एक घर में रह लिए तो घर ही आपका हो जाएगा. Yes. क्यों? क्योंकि इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन जब भी जिस भी गवर्नमेंट ने बनाए ना, वो कंट्री के बेनिफिट के लिए नहीं बनाए. वो ये सोच के बनाया है कि यार क्या ये रूल बनाकर मैं अगला इलेक्शन जीत सकता हूँ. यहाँ पर जो रूल्स और लॉज बनते हैं वो ये सोच के बनते हैं कि इज इट बेटर फॉर द कंट्री, इज इट बेटर फॉर द सिटी, इज इट बेटर फॉर द पीपल हु आर कमिंग एंड मूविंग. सो दे रन दिस कंट्री लाइक अ कंपनी. दैट इज द डिफरेंस. दुबई साउथ के बारे में बात करते हैं कि दुबई साउथ बहुत ग्रो कर रहा है एंड एवरी रियल एस्टेट एजेंट इज पिचिंग इट. तो दुबई साउथ क्या है, वो क्यों ग्रो करेगा, आप बताओ थोड़ा. सो फर्स्ट मेरे हिसाब से दुबई में आप पत्थर फेंकोगे ना, जहाँ पे वो पत्थर लैंड करेगा, दैट एरिया इज गोइंग टू ग्रो. बिकॉज दुबई एज अ सिटी, बिकॉज ऑफ D33 एजेंडा, बिकॉज ऑफ 2040 मास्टर प्लान, इट इज गोइंग टू ग्रो अ लॉट. एंड इन दिस देयर आर गोइंग टू बी सम एरियाज व्हिच आर गोइंग टू ग्रो मोर देन द अदर्स. सिंपल सा एक फंडा है जो बेसिक इंसान को समझ में आएगा. किसी भी चीज़ की वैल्यू तब बढ़ती है जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आता है. डेवलपमेंट कब आता है? जब वहाँ पे पैसा लगता है. तो आपको ये देखना है कि पूरे दुबई में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो किस एरिया में लगने वाला है अगले 10 साल में.
सो दुबई में सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी एरिया में लगने वाला है अगले 10 साल में वो है दुबई साउथ। तो अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो एरिया जैसे दिखता है इट विल बी रियली वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, वो सारी चीज़ें रहेंगी। सो बिकॉज ऑफ दिस दैट एरिया विल ऑटोमेटिकली ग्रो। सेकेंड, कोई भी शहर जनरली स्टार्ट होता है उसके एयरपोर्ट से। सो दुबई का जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दैट इज अल मखदूम एयरपोर्ट, एंड इफ यू आर बाइंग समथिंग नेक्स्ट टू अल मखदूम एयरपोर्ट इट इज डेफिनेटली अ बेटर इन्वेस्टमेंट विच इज इन दुबई साउथ। थर्ड, ये जो एयरपोर्ट टू सी पोर्ट कॉरिडोर है ना, विद इन 4 hours यू कैन लैंड योर शिपमेंट, योर पार्सल कैन लैंड एट द एयरपोर्ट एंड गेट इनटू अ शिप विद इन 4 hours। इंडिया में इट टेक्स 24 hours। अगर आपका शिपमेंट लैंड करेगा ना अंधेरी एयरपोर्ट पे, वो नेहरू पोर्ट तक पहुँचते वहाँ से शिप होने तक उसको 24 घंटे लगते हैं। दुबई में विद इन 4 hours इट कैन हैपन। सो बिकॉज ऑफ दिस अ लॉट ऑफ कंपनीज, लॉजिस्टिक्स कंपनीज आर मूविंग देयर बेसिस टू दुबई because the shipping gets really very fast. And then you have got free zone. So you have got Dubai South free zone area as well. So in different free zones, they have different facilities and it is easy to run the business. There are no taxes, all of that. And then you have got Jebel Ali free zone area. So you have got a lot of these areas which are driving employment in that area. और किसी भी area में अगर employment है और infrastructure है, वहाँ पे real estate की growth होनी है। तीसरा ये कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ आपको पैसा कमाना है ना, आपको सिर्फ गवर्नमेंट के फोकस के साथ चलना है। यू डू दैट, यू विल ऑलवेज मेक मनी इन एनी कंट्री अराउंड द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज दैट गवर्नमेंट इज सेन। सो व्हाट इज द करंट फोकस ऑफ दुबई's government? Which area do they promote the most? Dubai South. So if they are focusing on Dubai South and if you put your money in Dubai South, it is automatically going to grow. And then there are so many other factors which we can keep on talking about. Okay. पाम जबल अली पे आपके क्या थॉट्स है? इन टर्म्स ऑफ पाम जुमेरा क्या डिफरेंस है और क्यों अब वहाँ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? यार टेक्निकलिटीज तो मुझे इतनी नहीं पता, बट वट एवर आई हैव हर्ड इट्स 4 times द साइज ऑफ पाम जबल अली। सेकेंड, दुनिया में वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज आर एक्सट्रीमली लिमिटेड। So anything which is limited will always grow in demand. Anything which is limited will always grow in price. Secondly, हमें ये फोकस करना है कि दुबई में जो लोग मूव हो रहे हैं, who are these people who are moving a lot? So a lot of HNIs. If you look at the HNI migration, Dubai, UAE is at the top. Yes. The maximum amount of millionaires which are moving anywhere in the world are moving to UAE. And UAE is not the largest economy in the world. UAE is not the largest country in the world. It is one of the smallest. So इतनी छोटी कंट्री होने के बाद भी इतने ज़्यादा अमीर लोग जब मूव करेंगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज प्रेफर करेंगे? Something like Palm Jubilee or something which is inside the city, they will prefer luxury properties. And when these people are moving in ना, ये जो HNIs मूव करते हैं, ये अकेले मूव नहीं करते, ये अपना बिजनेस मूव करते हैं। और जब अपने बिजनेस मूव करेंगे तो इनकी टॉप मैनेजमेंट इनके साथ मूव होगी, वो भी कौन सी प्रॉपर्टीज लेंगे, ये सारी। सो बिकॉज ऑफ दिस we see a lot of demand in the prime residential sector of Dubai and it will continue like this. यार आपके पास आप मिलियनर हो पर आप लंदन में मिलियनर हो, आप अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं जा सकते रात को, आप अपनी लग्जरी कार लेके निकल नहीं सकते रोड पे, वो चाहे मतलब इट इज ट्रू फॉर ऑल द मेजर सिटीज इन द वर्ल्ड। आपके अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर बच्चे आधे घंटा लेट हो गए स्कूल से, यू विल बी वरीड। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग ऑल द मनी इन द वर्ल्ड इफ यू कैन नॉट एंजॉय इट? व्हाई डोंट यू सी अ लॉट ऑफ लग्जरी कार्स अराउंड द वर्ल्ड इन द सिटीज? हम इंडिया में क्यों हमारी फटती है भाई पैसा डिस्क्लोज करने में? क्यों हम बोलते हैं यार किसी को बताना मत मैंने ये कार ली है, मैंने ये प्रॉपर्टी ली है, बिकॉज दे आर लाइक पता चलेगा चोरी डकैती नहीं हो जाए। Here, why do people flash so much in Dubai? Why do you see so many luxury cars in Dubai? Why do you see so many luxury watches in Dubai? Because people are not scared of flashing their money. Yeah. So because of this, all of these rich people दुनिया से they will move here कि यार मैंने जो पैसा कमाया मैं किसी ऐसी जगह तो जाऊँ जहाँ पे मैं enjoy कर सकूँ। And when they move, all the prime residential market will go up and Palm Jubilee will definitely grow from this. इतना मैं खैर मुझे पता नहीं पाम जुबिली के बारे में। सेफ्टी की बात करते हैं तो सैन फ्रांसिस्को में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हर जगह बोर्ड्स लग चुके हैं। बोर्ड्स ये लग गए हैं कि $900 से कम की चोरी करना क्योंकि पुलिस नहीं पकड़ती है। तो इतना बुरा हाल है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो क्यों नहीं करेगा कोई दुबई मूव? क्यों नहीं करेगा? एब्सोल्युटली राइट। इवन इन कनाडा द जेल्स आर फुल। तो कोई बंदा क्राइम भी करेगा, आपकी जेल भरी हुई है, आप उसको कहाँ डालोगे? So आप उसको छोड़ना ही पड़ेगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज ये जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, देयर फोकस राइट नाउ इज इन इलेजिटिमेट वॉर्स। व्हाई आर दे सो मच फोकस्ड ऑन रशिया यूक्रेन वॉर एंड व्हाई आर दे फंडिंग सो मच टू यूक्रेन? You first bloody fix your problem. You are funding billions of dollars to Israel. Why? To let them commit genocide. अरे you fix your own problem first. So अभी क्या हो रहा है इस सब के चक्करों में ना,
a lot of their money is going towards the causes where it should not grow. अगर हम ये wars eliminate करके if we use the money for people's betterment, ये सारी चीज़ें improve हो जाएंगी, वो चाहे नॉर्थ अमेरिका हो चाहे यूरोप हो. European Germany is the largest economy in Europe. It has been under recession और अभी वहाँ की government भी it may collapse. Why do you think Kamala Harris lost? I mean, Democrats were ready to lose. They knew they will lose the election. This is why they replaced Joe Biden with Kamala Harris. Yes. The reason they were losing the election were America's support for Ukraine and Israel. So they sacrificed their career, but they did not stop supporting. And they are not only sacrificing their career, they are sacrificing billions of dollars that can be used to benefit the Americans or let's say Europeans. जो उनका पैसा है वो अपने लोगों को दो ना. Why are you funding or giving billions of dollars worth of arms and ammunition और ये गोलियां बम बारूद वगैरह इस सब में आप पैसा वेस्ट कर रहे हो. And these are the reasons which are creating bigger problems in the world today and in their own countries too. तो यूज भी नहीं है इसका. एक जो टॉपिक सबसे हमसे छूट गया, दैट स्पोर्ट. रेवो में स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा खेलता है. व्हेन आई विजिट योर ऑफिस, लोग खेल रहे हैं. आई वाज लाइक क्या ये ऑफिस है? मैं ये ऑफिस है. मैं शॉक्ड था कि इंडिया में लाइक बात भी नहीं करने देते. आप एक दूसरे बात भी नहीं कर सकते. बोल देंगे चुप हो जाओ भाई, बात करनी है बाहर जाओ. तो कल्चर, आप स्पोर्ट्स इतना प्रमोट करते हो एंड अभी भी फिटनेस चैलेंज चल रहा है, तो वाई यू डू इट एंड हाउ इट इम्पैक्ट द कंपनी? Okay. मेरा सिंपल सा फंडा है, आई वॉन्ट पीपल टू हैव गुड टाइम. और पता नहीं क्या, आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड फ्रॉम द गॉड. आई हैव पीपल जिनको मुझे बोलना पड़ता है कि भाई इतना काम क्यों कर रहे हो. ऑल ऑफ माई लीडर्स, सो वी आर सपोज टू ट्रैवल लास्ट मंथ टू जॉर्जिया. बिजनेस नहीं हुआ, मैं जॉर्जिया गया हूँ, वो लोग जॉर्जिया नहीं गए. बोले कि नहीं हमें बिजनेस करना है. मेरा जो कॉन्टेंट क्रिएटर है, हु इज़ द कॉन्टेंट हेड, सबसे जो कॉमन मैसेज मैं उसको भेजता हूँ वो ये है, गेट अ लाइफ. क्योंकि वो रात के 9 बजे 10 बजे 11 बजे भी काम कर रहा है. मेरी जो HR है, मुझे उसको बोलना पड़ता है भाई तुम्हारे घर पे लड़ाई होगी, प्लीज डोंट वर्क एट 9 PM 10 PM at 12 AM. सो समहाउ I think once you give the ownership to people and you have that trust on them कि यार ये बंदा अपना काम कर लेगा, then they go out of their way to deliver. बट जब आप वो मतलब गाजर और वो वाली बात है, मोटिवेशन ड्राइव्स पीपल 2x देन दिस बम्बू. सो सेकंड, हम इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स क्यों खेलते हैं? बिकॉज स्पोर्ट्स कीप्स यू एक्टिव. अब बंदा सुबह एक ही डेस्क पे अगर बैठा हुआ है ना, वो अगर कॉलिंग भी करेगा, कॉलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, बट वो आधा घंटा TT खेल के आके जब कॉलिंग करेगा, हिज कॉलिंग इज गोइंग टू बी मोर पम्प्ड अप, इज गोइंग टू बी मोर बेटर. तीसरा ये, मुझे ये नहीं चाहिए कि यार कोई बंदा आए रेवो में बेस्ट परफॉर्मर बन जाए और उसकी लाइफ से 1-2 साल कम हो जाए. आई वुड प्रेफर कि वो परफॉर्म कम करे बट उसकी लाइफ में टाइम ऐड हो जाए. बिकॉज ऑफ दिस वी डू अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बिकॉज आई एम लुकिंग एट ओवरऑल बेटर लाइफ ऑफ पीपल. मैं लीडर इसलिए नहीं हूँ लोगों का कि मुझे खुद को पैसा कमाना है. मैं लीडर इसलिए हूँ लोगों का क्योंकि मुझे उनकी लाइफ इंप्रूव करनी है. आई वॉन्ट देम टू बिकम बेटर एज वेल एंड दिस वर्ल्ड टू बिकम बेटर एज वेल. एंड बिकॉज ऑफ दिस वी डू दिस. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी इंसान का कैरेक्टर जज करने के लिए ऑफिस में आपको अगर 6 महीने लगेंगे, आप 30 मिनट में स्पोर्ट्स में उसका कैरेक्टर जज कर सकते हो. यस. So it is very easy to judge someone once you and especially if you play a sport that they don't know. कैसे? So for example वॉलीबॉल, अब जैसे मैं कैसे जज करता हूँ, हम बीच वॉलीबॉल बहुत खेलते हैं, ठीक है, किसी को नहीं आता. इट्स नॉट अबाउट वेदर यू नो बीच वॉलीबॉल और नॉट. इट्स अबाउट कि आपको नहीं आता, उसके बाद भी आप कितना एफर्ट डाल रहे हो सीखने के लिए. जब आपके पास बॉल आ रही है तो आप बॉल से डर के भाग रहे हो या बॉल की तरफ भाग रहे हो. आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक्टिव है या डिफेंसिव है. क्योंकि रियल एस्टेट वी आर हायरिंग फ्रेशर्स, इट इज़ न्यू फॉर देम. तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि अगर वो बंदा बॉल से दूर भाग रहा है, वो परेशानी से दूर भागेगा. वो अगर वॉलीबॉल नहीं सीख रहा है, वो रियल एस्टेट भी नहीं सीखेगा. वो अगर इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, तो वो रियल एस्टेट में भी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगा ये सोच के कि मुझे नहीं आता. सो ऑल ऑफ माई टॉप परफॉर्मर्स दे आर ऑटोमेटिकली गुड एट स्पोर्ट्स. इंटरव्यू प्रोसेस में भी है क्या स्पोर्ट्स खेलना? ओके, तो काफ़ी आपकी अच्छी जर्नी है, बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें से. बट अगर आपको आज अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करनी होती, एक हमारे पास रीसेट बटन होता है, आपने दोबारा दबा के करियर स्टार्ट कर दिया होता, तो आप क्या डिफरेंटली करते हैं? यार वो हर बंदे के साथ होता है कि आपने जितना भी कुछ सीखा होता है ना, यू ऑलवेज फील लाइक कि यार मैं जो मेरी 8 साल की सीख है वो मैं 2 साल में कर सकता था अगर मैंने ज़्यादा मेहनत करी होती. बट देन यू ऑल्सो रियलाइज कि इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम एंड टू बी लर्निंग ऑल द टाइम. सो आई हैव बीन थिंकिंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑनेस्टली मुझे नहीं आया कि अगर मुझे अपनी कंपनी खुद से वापस से स्टार्ट करनी होती मैं क्या अलग करता. कुछ है नहीं अलग करने के लिए. पहले तो पैसे नहीं थे. मे बी शायद स्टार्टिंग में ज़्यादा फोकस करता टीम बिल्डिंग करने पे, बट कोई भी नो वन वांट्स टू जॉइन अ न्यू कंपनी.
तो टीम बिल्डिंग में भी टाइम लगना ही लगना है, बिकॉज पीपल वी आर फेसिंग दिस चैलेंज इन कनाडा कि जब तक कंपनी का एक नाम नहीं हो जाता, नो वन वांट्स टू ज्वाइन, या आप हायर कमीशन दो, जो हम दे नहीं सकते थे. सो आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ द आंसर. मेरे पास आंसर आया ही नहीं कि अगर मुझे वापस से स्टार्ट करना होगा मैं क्या अलग करूँगा. मे बी सिस्टम एंड प्रोसेस बेटर बिल्ड कर लूँगा स्टार्टिंग से. And with the grace of God, our system and processes have been the same since we started 3 years back. So they have been forward-looking system and processes. वो आज भी वैसे ही हैं. उनको better भी करने की अगर मैं सोचूं तो मतलब I can't think of an answer to this. Okay. Indians are the biggest investor in the Dubai right now. And तो इंडिया में कभी आपने सोचा एक्सपैंड करो, आप दुबई में कर रहे हो आप. So we have a plan to expand in Indian real estate as well, because Indian real estate on its own has a lot of potential. अभी इंडिया में अर्बनाइजेशन होना, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन होना बाकी है. और जब ये होगा, so the amount of home supply in India is not sufficient. अभी इंडिया में होम ओनरशिप कम है बिकॉज हाउसिंग इज अनअफोर्डेबल. दुबई में आप अपनी एवरेज सैलरी 7 साल की एवरेज सैलरी से घर अफोर्ड कर सकते हो. इंडिया में आपको आई थिंक 25-30 साल की सैलरी चाहिए घर अफोर्ड करने के लिए. इवन मोर. सो दिस अनअफोर्डेबिलिटी इज कॉजिंग दिस गैप. ये अनअफोर्डेबिलिटी जब इकोनॉमी बढ़ जाएगी या रियल एस्टेट के प्राइसेस कम हो जाएंगे, वी विल सी एन इंक्रीज इन होम ओनरशिप इन इंडिया. सो वी हैव प्लान्स ऑफ एक्सपेंशन इन इंडिया वेरी सून, बिकॉज इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट. रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है, इट इज़ वेरी मनी हंग्री. बहुत खून खराबा है इसमें. तो आपने जब अपनी कंपनी में ये चैरिटी वाला रूल स्टार्ट किया था, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस करे थे इसमें? वो तो आज भी आते हैं. आज भी लोग बोलते हैं कि शायद हमें इतनी चैरिटी नहीं करनी चाहिए, शायद हमें इतना डोनेट नहीं करना चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ओन पीपल फर्स्ट एंड देन वी शुड टेक केयर ऑफ पीपल आउटसाइड. बट लकीली क्या रहता है कि बिकॉज वी आर वेरी क्लियर इन अवर इंटरव्यू प्रोसेस कि भाई आप अगर मनी माइंडेड हो, दिस इज अ रॉन्ग कंपनी फॉर यू. इट डज नॉट मेक यू अ रॉन्ग पर्सन. बीइंग मनी माइंडेड इज नॉट रॉन्ग. बीइंग मनी माइंडेड इन रेवो इज रॉन्ग बिकॉज देन यू आर एट द रॉन्ग प्लेस. सो यू गो समवेयर एल्स. दूसरी एक चीज़ कि जो चैरिटी होती है ना, उसका सबसे बड़ा हिट जो है ना वो कंपनी लेती है. सो आई फील लाइक वी आर the least money making company in Dubai. Although we are doing 4 million dirhams of revenue a month, we are the least money making company in Dubai, because we do one more thing. हमारे यहाँ dividends pay out होते हैं. We pay out dividends to all of our 60-70, मतलब एक इसका criteria रहता है. So 60 to 70 people qualify for that criteria every month, and we pay 10% of our revenue, not profit, of our revenue as dividends to our people. And in the last 3 months, we have paid 24,000 dirhams in dividends to our people. So मतलब it's like you make more money, you give more money, and you just let God take care of you, and He is taking good care of us and the company. So we have been a very big believer of giving, and we are automatically getting because we are giving. And this is also giving more ownership to our people. That oh my God, the company is doing so much for us. The company is giving us dividend. The company is taking care of us. The company is paying us commissions on time. The company is building our brand. Should we not give back to the company? We have हमने ना प्रोसेस उल्टा कर दिया है. लोग क्या करते हैं, पहले आप कंपनी को दो, फिर कंपनी आपको देगी. तुमने कंपनी के लिए क्या करा जो कंपनी तुम्हारे लिए करे? वी डोंट डू दैट. कंपनी इज ऑटोमेटिकली डूइंग थिंग्स फॉर यू. सो पीपल आर ऑटोमेटिकली ड्रिवन. चलो मैं भी रिटर्न में कुछ करूँ. बस बात यह है कि ये बात कमीशन मॉडल पे करना आसान होता है, सैलरी मॉडल आप करोगे फटके हाथ में आ जाएगी. तो अब लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं. रियल एस्टेट जो है, यहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत कम है देखा जाए तो, नए एजेंट्स के लिए, नई कंपनीज के लिए. तो एक ऐसी टिप आप दो कि सक्सेस रेशियो बढ़ जाए. हाँ जी, वो टिप मुझे पता है, आप रेगुलर बोलते हो. हाँ. देखो, अगर दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं गिवर्स, एक होते हैं टेकर्स. If you have the giver mindset, trust me, the clients will automatically come to you. जब आप इस माइंडसेट से क्लाइंट से मिलोगे ना कि यार मुझे इसका फ़ायदा करना है, मेरा फ़ायदा हो नहीं हो, मुझे इसका फ़ायदा करना है, द क्लाइंट्स विल ऑटोमेटिकली कम टू यू. अब आपका माइंडसेट क्या रहता है, नहीं यार मुझे इस क्लाइंट से डील चाहिए, मुझे कमीशन चाहिए. अरे भाई, समवन हु इज़ बाइंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई, द एवरेज टिकट साइज इज 2 million dirhams. इट्स 4.5 crore इन इंडिया. 4.5 करोड़ जिसने कमा लिए हैं वो सक्सेसफुल है. वो लोगों को जज कर सकता है. जब आप उसके सामने जाके सेल्फिश एक्ट करते हो, यू कैन फिगर आउट दैट द पर्सन इज सेल्फिश. एक बार सेल्फलेस बन के देखो, वो फिगर आउट कर लेगा ना आप सेल्फलेस हो, आप ही के थ्रू लेगा. सो द बिगेस्ट थिंग दैट पीपल कैन इम्प्रूव फ्रॉम टुडे इज बिकमिंग सेल्फलेस, बिकमिंग अ गिवर एंड नॉट अ टेकर. एंड दिस वर्ल्ड विल बी सो मच बेटर इफ मोर एंड मोर पीपल वर गिवर्स एंड नॉट टेकर्स. यस. और भी कुछ है क्या? एक बार अपनी फेवरेट लाइन 1000 बार वाली बोल दो.
So yes, I'm a very big believer of this कि 0 और 1 वाला फंडा है कि या तो आप किसी चीज़ में मत घुसो, पर अगर आप उसमें घुस गए ना, then you keep on trying and you give up only if you see it's impossible. And 99% of the time you will realize कि यार मैं कोई भी चीज़ बार बार करूँगा ना, वो मुझे हर बार बेटर समझ में आ रही है और मैं इसमें इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, अरे नेक्स्ट टाइम इट इज़ गोइंग टू क्लिक एंड देन इट क्लिक्स. It was a pleasure having Farhan भाई on the podcast. Real estate agent हो या फिर एक आदमी भी हो, तब भी सब कुछ सीख सकते हो. Thank you.